बुक्स पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि बुक्स पढ़ना शुरू कहाँ से करें। इसके अलावा ये मोदी जी की किताबें हर जगह क्यों दिखने लग गई हैं, हर शेल्फ पे। ये आखिरकार सबसे ज्यादा लेखक जो ये रहते हैं, ये प्रिजन में क्यों लिखते हैं? और ऊपर से ये जो सारी किताबें चल रही हैं, उनके ऊपर जो मूवीज अडाप्ट होके आती हैं, जो अडेप्टेशन होती हैं, वो बेटर है कि किताबें पढ़ लें। और नेटफ्लिक्स और किताबों में क्या सबसे बड़ा अंतर है? क्यों आपको किताबें पढ़नी चाहिए इफ यू वांट टू स्टार्ट? अगर आपको शुरू करनी है किताब पढ़ने, या किताब पढ़ने की आदत है, या कुछ भी किताबों के अराउंड समझना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस पर्टिकुलर पॉड में मैं लेके आया हूँ कल्याण कुमार जी को। जी हाँ, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैनल अपने इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, जिसपे कि उनके 200K से ज्यादा फॉलोअर्स है, बट इसके साथ साथ वो काफी एविड रीडर भी हैं। और आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमने सारी चीजें समझी अराउंड बुक्स। सो इफ यू आर अ बुक लवर, इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, या इफ यू हेट बुक्स, ये पॉड आप लोगों के लिए। नाउ ओवर टू द स्क्रीन। सो कल्याण, अपन सीधे मुद्दे के साथ शुरू करते हैं। सीधे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा धूप सब ज्यादा बढ़िया। है। धूप बाकी तो, और मुंबई में तो कड़कती धूप चलती रहती है ह्यूमिडिटी के बहुत साथ। ज्यादा। तो कल्याण यार, जितना मुझे पता है, बिकॉज कल्याण आप मेरे सर्कल में रहे, मुझे पता है आपको बुक्स का बहुत शौक है। बुक्स के बारे में ऐसी ऐसी चीजें आप जानते हैं जो शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा। तो मेरा ना एक बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरे काफी ऑडियंस आती है जब मैं उनको कहता हूँ कि यार बुक्स पढ़ो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, सेल्फ हेल्प हो, मैं बोलता हूँ फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन कुछ भी, या स्टॉक मार्केट की पढ़ो। तो उनका ना ये पहला चीज होता है कि जिसने आज तक कभी भी जीवन में कोई किताब नहीं पढ़ी है, वो अपनी पहली किताब आखिरकार चूज कैसे करे। तो आई वुड लाइक टू नो कल्याण, कैसे कोई भी इंसान जो पहली बार बुक्स की दुनिया में आ रहा है अपनी पहली किताब पिक कर सकता तो पहली किताब को अगर पिक करना है तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि गो विथ समथिंग विच इज वेरी लाइट टू रीड। जैसे अल्केमिस्ट हो गया, ये एकदम ही इजी होता है, और एक ऐसा बुक है जो आप कभी भी उठाओ ऐसे पढ़ लो। 200 पेज से भी कम है, इनफैक्ट 100 पेज के आसपास है। अल्केमिस्ट वो वाली किताब है जो आप एकदम बिगिनर लेवल में स्टार्ट कर सकते हो। बाकी तो आपके ऊपर है, आपको कौन सी बुक इंटरेस्टिंग लगती है। बहुत लोग फाइनेंस के बुक से स्टार्ट करना पसंद करते हैं, बट आई वुड से कि अल्केमिस्ट इज द बेस्ट। स्टार्ट करो, एकदम छोटी किताब है और इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ते पढ़ते आराम से मजा आ जाता है, तो फिर हो जाता है। गॉट इट। तो मतलब आप सिंपल सा एक सोल्यूशन दे रहे हो, जिसने आज तक कोई भी किताब भी नहीं पढ़ी है, वो अल्केमिस्ट उठा ले और वो वहां से अपना प्रोसेस चालू कर सकता है। बहुत इजीली आपने ये वाली चीज बताई, परफेक्ट। तो अब इस पे एक और चीज हो जाती है ना, पहले डिफरेंस भी आप समझा दीजिएगा इन दोनों में क्या होता है, और फिर ये समझाइएगा कि कौन सा बेटर होता है। मार्केट में ना एक बहुत चलता रहता है, स्पेसिफिकली जो फीमेल काउंटर पार्ट्स होती है वो कहती है कि भाई नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए, और मेल पार्ट्स होते हैं वो बोलते हैं फिक्शन पढ़ना चाहिए। मतलब अलग अलग धारणाएं रहती है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, बट ठीक है, है। उल्टा अलग बोल अलग दिया। रहता है। उल्टा बोल दिया है। बट जी। ये पहला तो, ये फिक्शन और नॉन फिक्शन होता क्या है? बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आपको अभी व्यू कर रहा है वो मिक्स्ड सेट ऑफ पीपल है, जिनको कुछ पता है, कुछ नहीं भी पता है, तो हम बिल्डअप कर रहे हैं। तो पहली चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? एंड दूसरा, कैसे हम पता करें विच वन इज बेटर, फिक्शन बेटर है कि नॉन फिक्शन है आपके हिसाब से? ओके, तो फिक्शन मतलब जो फिक्शनल है, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो बनाई गई है बाय द राइटर, तो ये बहुत फिक्शनल हो गया। अगर नॉन फिक्शनल मतलब आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे, किसी पर्सनालिटी के बारे में किताब लिखी गई होगी, जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट हो गए, तो उनके बारे में लिखी गई है। वो एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है, वो है दुनिया में, उनके लाइफ में क्या घटी गई है, तो वो फिक्शनल नहीं कहलाएगा, वो नॉन फिक्शनल कहलाएगा। तो अब मेन और वुमेन का डिफरेंस ये हो जाता है, वुमेन आर मोर इमेजिनेटिव, तो उनको ना ओके। किताबें ऐसी पढ़ने में मजा आती है जिनमें स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, तो वो फिक्शनल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। वेयर मेन ऑन द अदर हैंड प्रेफर अ नॉन फिक्शनल बुक। बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं मैन, होते हैं जो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो उनको पता होता है कि मुझे अच्छा यही 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 चाहिए। तो अगर आप देखोगे, मैन इज अ वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एनिमल, राइट, एवरीथिंग सॉल्यूशन से जोड़ देता है, इसीलिए करेक्ट। उसको किताबें नॉन फिक्शनल बहुत पसंद होती है। तो ये बन गई है ऐसी। बट तो अगर अगर आप हमें, जी जी, या गो अहेड। अगर आप मुझे पूछेंगे नॉन फिक्शन और फिक्शन, मैं फिक्शन प्रेफर करूंगा, बिकॉज नॉन फिक्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपको बता रहा है कि अच्छा देखो, ये होता है लाइफ में, अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। बट अगर आप फिक्शन से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सके, जैसे कि हैरी पॉटर की किताब थी, आप अगर देखोगे उस किताब में, तो हैरी पॉटर की उस किताब में बहुत सारी चीजें हैं जो यंग पीपल ने सीखी, कि करेज क्या होता है, आप फ्रेंडशिप कैसे बिल्ड करोगे,
ये सब चीजें जो है ना, ये हैरी पॉटर की किताब में, अब ये चीजें कोई सामने से नहीं बोल रहा है कि भाई हैरी पॉटर ये देखो कर रहा है, फ्रेंडशिप सीख रहा है, या हैरी पॉटर करेज दिखा रहा है, वो वोल्डेमॉर्ट से लड़ने जा रहा है, उसको कितना ही पता है। तो मगर फिक्शन वे में उसको चीजें बताई गई है, तो उससे एक तो इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, दूसरा आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, एंड वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग ये होता है। तो आई प्रेफर फिक्शन, एंड नॉन फिक्शन का अपना रोल है, तो दोनों को बैलेंस करना चाहिए। तो आपको एक और चीज, जस्ट टू कंटिन्यू दिस थिंग, मैंने भी काफी नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी हुई हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मोर और लेस जब आप 10 ऐसी नॉन फिक्शन पढ़ जाते हो, क्रक्स उसका सेम ही रहता है? कहीं आपको ऐसा फीलिंग आया है? बिल्कुल फिर के वही पॉजिटिव थिंकिंग करो। राइटर वही सब लिखता है जो कहीं ना कहीं आपको भी पता ही है, बस एक क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, अच्छा ये राइटर भी यही बोल रहा है तो सही ही होगा। मोर और लेस अगर आप किताब उठाओगे ना, तो आपको पता ही है क्या है। अगर आप लेट्स से एटॉमिक हैबिट पढ़ते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से राइटर ने उसमें लिखा है कि अपने जो बड़े टास्क हो उसको छोटा छोटा तोड़ दो, तोड़ के उसको करना शुरू करो, एंड एटॉमिक हैबिट्स जब आप बिल्ड करोगे, आप लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर जो लाइफ है आपका, उसमें आप ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। तो ये तो हमें भी, आपको भी पता है कि चीजों को ऐसे ही करना है, बट ये जो वही चीज हो जाता है कि नॉन फिक्शन में आपको बहुत ज्यादा चीजें बताई जाती है कि देखो ऐसा है और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ, तो वो फायदा होता है नॉन फिक्शन में। तो मुझे एक चीज बताइए, रॉबिन शर्मा का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने काफी फेमस बुक्स लिखी हैं, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी एटसेट्रा। तो हम इनको किस में काउंट करेंगे? क्या हम इसको फ्रिक्शन में काउंट करेंगे, नॉन फ्रिक्शन? बिकॉज कहानी तो इसमें भी ये कुछ ना बताते हैं। जैसे 5 AM क्लब, जितना मेरे को पता है, 3 दोस्तों की कहानी बता दी, एक बिलियनर से मिले, उन्होंने हैबिट्स इनकलकेट की है। हम इसे टेक्निकली किस चीज पे पुट करेंगे? हम फ्रिक्शन में डालेंगे, नॉन फ्रिक्शन में डालेंगे आपके हिसाब से? तो ये एक अच्छा बीच का कॉम्बिनेशन खोज रखा है कुछ कुछ ऑथर्स ने, राइटर्स ने, कि हम फिक्शन भी बताएंगे और नॉन फिक्शन भी तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। कि ये बहुत सारे राइटर्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है, एंड अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कैसा होता है ना, फिक्शन कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा याद रहते हैं। अब उस कैरेक्टर्स को, उसी को स्टोरी टेलिंग के रूप में बताते हुए उसमें आपको लेसन भी दे दिया गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट लेसन लिखेंगे तो इट विल बी जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लाइन का लिखा हुआ। करेक्ट। और टू बी ऑनेस्ट, इंडियन राइटर्स ना, एक प्रॉब्लम जो इंडियन राइटर्स के साथ ये है कि हम सोचते हिंदी में और लिखते इंग्लिश में। तो ये हमारी पूरी जनरेशन के साथ और ये पूरी जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो जो फॉरेन वाले हैं जो लिखते ही इंग्लिश में है, तो उनकी सोच भी इंग्लिश में है, तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है ना, बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन होता है। तो वर्ड टू वर्ड उनका वो ट्रांसलेशन होता है, और वो पढ़ने में भी आपको समझ में आता है। बट व्हेन अ इंडियन राइटर राइट्स, वो चाहे हम लिखे, आप लिखे, कोई भी लिखे, वो चीज हमें फील होगी। और अब हमारे पढ़ाई भी वैसी ही हो गई है, अब हम लिखते इंग्लिश में और सोचते हिंदी में, क्योंकि बचपन से हिंदी बोलते आए हुए, या अपनी लैंग्वेज बोलते आए, जो भी लैंग्वेज है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज पकड़ लीजिए, मगर एंड में आप लिखते तो इंग्लिश में ही हो, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग इनसाइड आउट हियर। बट जस्ट बिकॉज आपने हैरी पॉटर टच किया ना, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल इसी से रिलेटेड आया है। तो मैंने ना मूवीज देखी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी हुई है, उसके बाद हैरी पॉटर की तो पूरी, आई थिंक पता नहीं कितने पार्ट्स की सीरीज है, 5-6 पार्ट्स। अच्छा, 8 है उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड अच्छा, वो हाफ ब्लड हाफ डेथ वाला कुछ ऐसा था, वो हाफ ब्लड ट्विंस, तो वो 6th पार्ट है, 7th वाला था शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट करेक्ट। अच्छा, 8 है। ओके, तो लाइकवाइज, तो ऑनेस्टली मैंने हैरी पॉटर की कोई भी सीरीज नहीं पढ़ी है, ठीक है? हाँ, मैंने नहीं पढ़ी है। मेरे को पता है मेरे फ्रेंड्स के अंदर काफी क्रेज था, जो लोग थोड़े बुक्स में थे, दे यूज्ड टू रीड अ लॉट, तो उन्होंने पढ़ी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। जो मेरे साथ वाले थे, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने पढ़ी थी। तो मैंने एक चीज देखी है कि मुझे ये लगता है कि यार, जब ये सारी चीजों पे जो अच्छी किताब होती है उस पर एट द एंड मूवी बननी है, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस, और मुझे ऐसा लगता है मूवीज ना काफी विजुअल होती है, कि उसमें कुछ ना कुछ मूव हो रहा है। तो हैरी पॉटर वो, और स्पेसिफिकली अगर हिंदी डब में देख लो तो अलग ही आनंद आता है उसका, तो वो जो मंत्र पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं एक जेनरिक, एक नॉर्मल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बुक्स वर्सेस मूवीज, इसको अगर आप थोड़ा इलैबोरेटेड वे में बताएं। जैसे अभी एक और फेमस जो हमारे इसमें चला था, गेम ऑफ थ्रोन्स, GOT, अगेन इट केम आउट एज अ सीरीज। व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल टू गो विद? शुड दे, क्या उनको बुक्स के साथ जाना चाहिए, मूवीज, क्यों, क्या? इसको थोड़ा आप समझाइए तो वो हमारे ऑडियंस के लिए। तो जैसे मैं हैरी पॉटर का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने किताबें पहले पढ़ी थी, उसके बाद मूवीज जो आने लगी, एक के बाद एक आने लगी। तो मैंने जो किताबें पढ़ी थी, लेट्स से प्रिजनर ऑफ एज़्काबान की बात करते हैं, 3rd पार्ट जो है, तो 3rd पार्ट में जब आप किताब उठा के पढ़ते हो,
तब आप पढ़ते हो हैग्रिड के बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को जो ये करता है, तो एनिमल का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने बड़ा मजा आता है। तो आप अपने मन में बनाते हो कि अच्छा बग भी ऐसा दिखता होगा, ठीक है। आपने जब मूवी देख ली ना, उसके बाद आप कभी अपना परसेप्शन को याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में बग भी वैसे ही है। वो जो घोड़ा वाला रहता है ना, जो ब्लैको को सबसे पहले पंजा मारता है, राइट, करेक्ट, तो वो आपके दिमाग में आ गया क्योंकि आप मूवी ने फीड कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन कहीं खत्म हो गई, क्योंकि आप जहां बैठ के वो किताब पढ़ते, इमेजिन करते कि क्या है वो एनिमल, वो एक अलग मजा है, क्योंकि आपने वो इमेजिन किया। अब वो मूवी ने एकदम ही आपकी इमेजिनेशन को किल कर दिया। अब सुनने में ये चीज ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मगर आप अगर सोचोगे तो एज ए इमेजिनेटिव पर्सन आप लाइफ में बहुत सारी चीजें और भी करोगे। सिर्फ यहीं पे इमेजिनेशन आपके अंदर नहीं रुकने वाली, आप चीजें और करने वाले हो एज अ गुड राइटर, क्रिएटिव पर्सन। आपने किसी भी फील्ड में, अगर किसी को आज एड मेकिंग करना है, लेट्स से किसी एड लिखना है, तो वो बहुत फीका सा एड भी लिख सकता है, या फिर बहुत अच्छा कड़ाकेदार तन्मय भट्ट जैसा क्रेड का एड लिख दिया, राइट। वो लोगों को याद रहता है, इसीलिए याद रहता है क्योंकि उस बंदे ने भी कुछ क्रिएटिविटी की थी, उसने भी किताब पढ़ी थी। मगर अगर वही बंदा अगर मूवीज ही प्रेफर कर रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी कहीं किल हो रही है, क्योंकि आप अपने सेंसेस को ये बोल रहे हो कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ बैठ के देखना है, किसी और ने परोस दिया सब कुछ और ये हो गया। तो इन अ वे जो बुक रीडिंग है वो है कि आप जैसे अपने लिए खाना बनाते हो, वो बुक रीडिंग हो गया। आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, दैट इज मूवी वॉचिंग हो गया। अब बाहर जब जाते हो आपको कुछ नहीं पता, आपको बस एंड का चीज परोस दिया और आप खाते चले जाते हो, और आपको फिर वो अगर मजा आया तो ठीक। और जब आप घर पे भी बैठ के एक सिंपल राइस दाल भी बनाते हो अपने हाथों से और वो खाते हो, उसका भी एक अलग आनंद है, लोग वो भी एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत आ जाता है लोगों में। करेक्ट करेक्ट। और ये जस्ट बिकॉज आपने तन्मय भट्ट का रेफरेंस दिया, तो देखिए आज के समय पे तो ये जो लोग रहते हैं, इनको इनके पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स है, हम सबके पास भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स है। जैसे ऑडियंस को नहीं पता हो तो कल्याण का एक बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम हैंडल है, जिनको आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो लाइक वाइज तन्मय भट्ट भी हो गया, इनके पास है, तो कुछ ये लिंक्डइन पे जाके लिख देंगे, कोरा पे जाके लिख देंगे, तो इनके पास तो एक पर्पज रहता था कि ये लिखेंगे तो इनकी फॉलोइंग बढ़ेगी। ये जो ऑथर लोग रहते हैं जो पहले जमाने से किताबें लिखते आ रहे हैं, इनका क्या पर्पस रहता था इन जनरल? तो उस टाइम पे देयर वाज नो वे टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर अदर देन राइटिंग अ किताब, राइट। उस टाइम पे ऐसे वर्ड्स भी नहीं थे, इन्फ्लुएंसर एंड ऑल दैट। तो अगर किसी को गरीबी से बाहर उभरना था, कुछ करना था अलग सा, तो उसको किताब लिख के भी ये ऊपर उठना पड़ता था। जैसे जेके रोलिंग्स हो गए, तो वो जेके रोलिंग्स ने अपनी पहली किताब एक बस में बैठे बैठे लिखी थी, सोची थी कि जेके रोलिंग्स जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, करेक्ट? जी 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 जी। तो बहुत लोग को स्टार्टिंग में जब पहली दूसरी किताब आई ना, तो लोगों को लगता है जेके रोलिंग्स एक मेल है, फीमेल नहीं है। और उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जेके का फुल फॉर्म तक नहीं बताया, जे डॉट की, ठीक है। तो अब लोगों को लगा कि ये मेल है। अब इतना ज्यादा लोगों में स्टिग्मा था कि हम फीमेल राइटर्स की किताब तक नहीं पढ़ेंगे। उस बीच में जेके रोलिंग्स आई, उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया, उन्होंने बताया कि नहीं, क्रिएटिव फील्ड में लड़का लड़की ये सब चीजें नहीं देखते। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया, और किताब लिखना जब उन्होंने सोचा हैरी पॉटर के बारे में, तो वो एक बस में बैठे बैठे सोचा। बहुत गरीब थी, हालत खराब हो गई थी उनकी, और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी वो। उन्होंने जब पहली किताब लिखी और अपने पब्लिशर को भेजी, वहां से भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, 15-20 पब्लिशर ने उसको रिजेक्ट किया, फाइनली किसी ने एक्सेप्ट किया, और फाइनली हाँ। तो ये जेके रोलिंग जी के लिए कहा जाता था ना कि शी यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी अ मैन टू सेल हर बुक्स, ऐसा कुछ कहा जाता? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। प्रिटेंड एज इन कभी उन्होंने जेके का फुल फॉर्म नहीं डाला ना, और लोगों को लगा कि अच्छा औरतें तो किताब लिखती ही नहीं है, ये लिखा तो किसी मर्द नहीं होगा। और फिर उसके बाद पढ़े, लोगों में इतना स्टिग्मा था किताब को लेके भी, लोग वुमेन सेंट्रिक, उनको लगता था कि वुमेन सेंट्रिक होगा, ये होगा वो होगा, तो किताब उठा के पढ़ना भी नहीं पसंद करते थे। बहुत रेयर है कि आप एक फीमेल ऑथर को पाओगे, और फीमेल ऑथर, और आप कोई भी फीमेल ऑथर उठाओ, चाहे वो सुधा मूर्ति तक हो, बहुत अच्छा किताब लिखा उन्होंने। तो सुधा मूर्ति हो गई, एन फ्रैंक हो गई। एन फ्रैंक ने एक बहुत प्यारी किताब लिखी थी, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हाँ, तो ऐसी किताबें ना वुमेन एक अलग परसेप्शन से लिखती है। मैन और वुमेन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जहाँ मैन इमोशंस की बात नहीं करते, वुमेन ऑन द अदर हैंड इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देती है, तो वो किताबों में भी दिखता है। तो वो बहुत रिफ्लेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट।
लेकिन यार मेरे को ना एक चीज हमेशा खटकती है, अभी जैसे आपने सुधा मूर्ति जी कहा है, ठीक है, हम इंडियन जो ऑथर्स होते हैं ना उनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा फेम गेन किया है। लेट्स से सुधा मूर्ति जी हो गई हैं, चेतन भगत जी वो भी इसलिए हो गए बिकॉज उनकी मूवी के उनके ही नॉवेल के अडेप्टेशन पे कुछ मूवीज बन गई हैं, इस तरह से चीजें हुई हैं। तो मेरा ना एक बहुत इधर एक सवाल है, ये हमेशा मेरे को खटकता है, आई थिंक यू कैन आंसर दिस थिंग, कि ये इंडियन ऑथर्स वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन के लिए फेल क्यों हो जाते हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम फॉरेन ऑथर्स की तरह लिखें, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम कोशिश वही करते हैं, और ये बॉलीवुड में भी बीच में ट्रेंड जो चालू हो गया। अब साउथ इंडिया और बॉलीवुड मूवीज में क्या डिफरेंस है? साउथ इंडियन अभी भी अपने रूट से कनेक्टेड है, वो मूवीज वैसी ही बना रही है जो उससे वो है। बॉलीवुड क्या कर रही है? बॉलीवुड कोशिश कर रही है हम थोड़ी फॉरेन के हॉलीवुड की मूवीज जैसा बनाए, थोड़ा कॉलेज सेटअप दिखाए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप। हाँ, वो पिक्चर जरूर चल गई थी, बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का क्या हुआ? समझ रहे आप? ऐसी मूवीज लोग समझते नहीं है। ये लार्जर देन लाइफ हो गया, ये हो गया। हाँ, शायद करण जौहर पुल ऑफ कर लेता है, मगर सब लोग नहीं कर पाते। कितने ऐसी मूवीज बनती है और लोग उसको समझ नहीं पाते। बट ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन मूवीज अगर आप देखोगे, और वो चलने का रीजन ही ये है कि दे हैव नेवर अडॉप्टेड फॉरेन का चीजें। हम अभी भी वही चीज पकड़ के वो कर रहे हैं। अब इंडियन ऑथर्स के साथ अगर मैं बोलूँ, एक अमीश करके जो ऑथर है जिन्होंने नागा सीरीज लिखी है, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली वो चीज को लिखा है और लोगों ने उसे पसंद भी किया, फॉरेन में भी लोगों ने पढ़ा। शिवा के बारे में किसी ने अच्छे से किताब नहीं लिखी है। अगर आप बोलेंगे तो वो उन्होंने फिक्शन इतने अच्छे से ब्लेंड किया है माइथोलॉजी के साथ, और शिवा के बारे में बताया है, तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया। अगर हर इंडियन ऑथर इस डायरेक्शन में सोचेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो किताबें अच्छी बनेगी। बट वही प्रॉब्लम हो जाता है, हम सोचते फॉरेन जैसा है कि वैसा बुक्स लिखना है, वैसा करना है, तो वो इन्फ्लुएंस की वजह से हो जाता है हमारा। गॉट इट, ओह दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, मुझे एक और चीज यहाँ पर अब बताइए कि थोड़ा सा ना अब हम किताबों के बारे में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कुछ अगर फेमस किताबों के बारे में हम डिस्कस करें जो मतलब एक अच्छे लेवल पे फेम जिन्होंने गेन किया हुआ है, और उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें फॉर आवर ऑडियंसेस, ताकि उन लोगों को पता लगे कि यार इस तरह की किताबें हैं, दे कैन ऑल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन आउट ऑफ इट, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। कल्याण, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने बताया, हैरी पॉटर भी बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत जरूरी है। एज अ शेड आपको इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को दे सकते हो और वहां से उसकी शुरुआत हो सकती है। ओके, मैं आपको इसमें बीच बीच में पूछते जाऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन। जैसे आपने बोला हैरी पॉटर है और बच्चों के लिए आपने बहुत जरूरी बोला है, तो ये एज ग्रुप अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि पेरेंट्स अगर देना चाहे तो व्हाट शुड बी द एज ग्रुप जहां पर ये बच्चों को पढ़ने के लिए दे? स्टार्टिंग विद 10 to 11 ईयर्स में अगर आप उनको पहला किताब देते हैं, सॉर्सरर स्टोन वाला हैरी पॉटर का, वहां से उसकी डेवलपमेंट होती है। बहुत पतली सी किताब है। जब मैंने पढ़ा था तो इट वाज वेरी इजी टू रीड, तो उस वजह से मैंने पहले पढ़ ली। उसके बाद मैंने देखा कि दूसरी वाली थोड़ी सी टफ थी। अगर आप मूवीज भी देखोगे, हम मूवी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले वाली कितनी सिंपल थी, बट दूसरी वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई, तीसरी वाली और कॉम्प्लिकेटेड थी। थर्ड तो मेरे को समझ में ही नहीं आई थी। अच्छा, और मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी, बट पता नहीं, शायद वापस देखूंगा सीरीज तो समझ जाऊं यार। जी, तो इस तरीके से वो मूवीज अगर आप बुक्स देखोगे ना, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होते गई, और उससे एक डेवलपमेंट भी हुआ जो उसको रीड कर रहा है। तो रीडर का भी डेवलपमेंट हुआ साथ ही साथ, कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ, पहला किताब तो बहुत ही इजी था, दूसरा किताब उसके बाद थोड़ा टफ हुआ, बट बाय द टाइम ही रीचेस द 7th बुक, जो फाइनल बुक है, ही इज समवन जो कोई भी बुक उठा सकता है। अब वो डैन ब्राउन भी पढ़ सकता है। द रीजन वो डैन ब्राउन पढ़ सकता है इज बिकॉज अब वो उस मैच्योरिटी पे पहुंच गया। तो जेके रोलिंग ने ये नहीं बोला कि मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट किताब लिखी और वो अच्छा चल गया, तो मैं वैसे ही किताबें लिखती रहूंगी, बहुत इजी रखूंगी, 200 पेज की रखूंगी। नहीं, 4th बुक जो उनका गॉबलेट ऑफ फायर था, दैट वाज मोर देन 450 पेजेस। तो वो उस लेवल तक जाने को तैयार हो गई कि नहीं 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 भाई, स्टोरी के लिए और मैं अपने ऑडियंस को भी स्मार्ट बनाऊंगी। तो जो बच्चा 13-14 ईयर्स में एक 450 पेजेस की किताब पढ़ रहा है, उसका तो ब्रेन डेवलपमेंट होना ही है। वो आगे जाके इधर इधर चैलेंज ये आ जाएगा, वो जो बच्चा लेट्स से 14-15 ईयर्स का है, उसके स्कूल के असाइनमेंट्स भी है, काम है, एंड ये 450 पेज पढ़ने में उसको इंटरेस्टेड क्या चीज रखेगी? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो लोग जो किताबें पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं कि किताबें वर्ड टू वर्ड होता है। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक ना, आप लेट्स से देयर इज अ लाइन जिसमें 10 वर्ड का एक लाइन है, 10 वर्ड, आप सिर्फ उसके 3 या 4 वर्ड्स पढ़ते हो, दैट्स कॉल्ड फास्ट रीडिंग। ये डेवलप होता है ओवर द टाइम।
अब आप पहली किताब जो उठाए हो ना, अब वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, इन, ऑन, एट, ये सब वर्ड भी बोलोगे, प्रीपोजिशंस जो है वो भी आप मन में पढ़ोगे, उसको कनेक्ट करोगे। बट एज ठीक है। यू बिकम अ बेटर रीडर, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको ये प्रीपोजिशंस देखने की जरूरत नहीं है, आप वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट करते हो कि ये क्या बोल रहा है, हैग्रिड, डोर एंड डंजन्स, ऐसे कुछ तो वर्ड है। अच्छा, तो आपके माइंड में वो फ्रेम, ओके ओके। दैट्स हाउ मिस्टर वॉरेन बफेट रीड्स मोर देन 3-4 बुक्स अ वीक। ठीक है, 5 से 6 घंटा वो पढ़ते भी है किताब, मगर वो इतने जल्दी बुक्स भी खत्म करते, उससे जल्दी और किताबें जल्दी। तो देर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू दिस। तो यहाँ से लोग, बच्चे फास्ट होते हैं, एंड ये चीज उनके एकेडमिक पे भी तो रिफ्लेक्ट होता है ना। करेक्ट Rather करेक्ट than करेक्ट। वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो किताब पढ़ के अपने आप को ब्राइटर बना रहे हैं, तो व्हाट इज द हार्म इन इट? फाइन, तो हमने शुरू किया हैरी पॉटर, देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट वुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड ट्यूजडेज विद मॉरिस। बहुत अच्छी किताब है। अरे मैंने पढ़ी है, बहुत प्यारी है। जी जी करेक्ट। जी, बहुत अच्छी किताब है, बहुत इमोशनल है, अबाउट अ प्रोफेसर जो। बट ये बच्चों को समझ में आएंगी? ये किताब थोड़ी सी आई वुड से कि 25 के बाद वालों की है। अब मैं ऐसी 25 सजेशन, नॉट जस्ट बच्चों की अगर आप जाओगे तो फिर हैरी पॉटर के पहले वो फेमस 5 भी पढ़ सकते हैं, एक सीरीज आई थी। ठीक है, बच्चों को अभी हम हैरी पॉटर पे ही रखते हैं। अब हम जी बात करते हैं 25, 30 एंड अबव। इनके लिए अगर फेमस बुक्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो एक आप बोल रहे हो ट्यूजडेज विद मोरी, ये तो मैं भी वाउच करूंगा, बहुत प्यारी किताब है। अदर देन दैट, अच्छा इसमें क्या मतलब क्या सीखने मिलेगा, एक थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए सामने वालों को। ये थोड़ा इमोशनल कनेक्ट है। लोग समझते हैं अपने डाइंग बेड पे मौरी कैसे लाइफ को हैंडल कर रहा है, उसको कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। सो इन अ वे यू लिव दैट लाइफ एंड यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये होने वाला है मेरे साथ डेथ बेड पे, एंड ये सबके साथ वही होता है। तो अब इंसान जिसको समझ में आ जाए कि ये चीजें मायने ही नहीं रखती, जो झगड़े में आज कर रहा हो, जो लड़ाइयाँ में आज लड़ रहा हो, उसमें मुझे अपना, ठीक है वो लड़ाइयाँ लड़ो, बट इमोशनली या फिर अपने मेंटली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि उसी चीज के पीछे पकड़ के बैठे रहना, ये नॉट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। वाओ, ये चीजें आप आप मेरे को मोटिवेशन दे दिए टू अगेन रीड दैट बुक, क्योंकि उसके कुछ लेसन सही में बहुत प्रोफाउंड है। एंड रीड बहुत दैट। बहुत प्रोफाउंड है। इट्स समथिंग दैट पीपल विल लर्न अ लॉट फ्रॉम, एंड यंग पीपल के लिए तो बहुत ज्यादा है। यंग पीपल विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग की क्या लाइफ होती है। तो वो हो गया ट्यूसडेज विद मॉरी। देन आई वुड से कि जेन ऑस्टिन की एक बहुत अच्छी क्लासिक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। राइट, इसके ऊपर ये मूवी बनी है कि इस पे? ऐश्वर्या राय। हाँ, ये मेरे बहुत अच्छी क्लासिक किताब है ओके। अबाउट सिस्टर्स, जिनके नेबर में एक बहुत हैंडसम सा लड़का आया। अब बहुत ज्यादा वैसा लगेगा कि बॉय नेक्स्ट डोर वाला टाइप मूवी है, बट ये क्लासिक है जेन ऑस्टिन का। ये बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। ये इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है, हर एक इमोशन को बताया गया है, सिस्टर्स के बीच पे क्या चल रहा है, और क्या कैसे फील कर रहे हैं वो, एक लव के इमोशन को कैसे फील कर रहे हैं, हेट को कैसे फील कर रहे हैं, सैडनेस को कैसे फील कर रहे हैं। ये द वे अ राइटर हैज रिटन द इमोशंस, जो बहुत बारीकी से बताई गई। हाँ, ये चीजें मिसिंग होती है जो बुक्स और मूवीज में। मैं बोलूंगा ना, बुक्स में फिर आप यू अंडरस्टैंड, एंड यही चीज फिर आपकी लाइफ में भी तो रिफ्लेक्ट होता है ना, आप भी समझ पाते हो दूसरों को। द रीजन पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, इसीलिए तो झगड़े हो रहे हैं, राइट? लेकिन इसमें मेरा एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि कल्याण, जब किताब कोई लिख रहा है तो दैट पर्सन इज हैविंग क्रिएटिव फ्रीडम, वो अपने हिसाब से लिख रहा है। अब ये तो आप अच्छी किताबें बता रहे हो, जैसे ट्यूसडेज विद मोरी हो गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, ये हो गया। यहाँ से सामने वाला एक अच्छा इमोशनल वैल्यू भी लेके जाएगा, अच्छे वैल्यूज लेके भी जाएगा। बट किताबों पे किसी का नियंत्रण नहीं है, बिकॉज लेटली एक बार मैं एयरपोर्ट से स्ट्रोल कर रहा था, तो आई फाउंड वन बुक ऑल्सो फॉरगॉट द नेम, जो काफी एग्रेसिव टोन से लिखा था, एंड इट वाज, मतलब आप समझ लीजिए बुक्स का एंड्यूटेट था वो, ऐसा लग रहा था, और वो अलग ही दिमाग को मतलब वो कर रहा है। एंड आई फेल्ट फॉर अ वाइल कि यार ये अगर एक यंगस्टर के हाथ में लग जाए इस तरह की किताब ना, तो रादर देन डूइंग गुड इट विल डू मोर हार्म, क्योंकि वो इस तरह के इमोशंस को प्रोवोक कर रहा है कि इट इज ओके इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समबडी, इंस्टेंटली डाइवोर्स कर दो। एंड आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस तरह से। तो करेक्ट। इसमें क्या आपको लगता है पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टुवर्ड्स अ सर्टेन एज, जब तक बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी किताब, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हैव द मैच्योरिटी, बट डू यू थिंक पेरेंट्स शुड आल्सो गेट इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस?
पेरेंट्स आई वुड से कि कंट्रोल चीजें नहीं कर सकते आज के टाइम पे, तो नहीं कर सकते। विद इंटरनेट बीइंग देयर, आप कोई भी Okay. डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी मूवीज डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, तो कोई भी आपको अच्छा, कंट्रोल। मैं समझूं कैसे कि ये किताब मेरे लिए सही होगी? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू करते हो, एंड एक रेजिस्टेंस आना शुरू होता है उस किताब से। एंड आई हैव फेल्ट दैट विद अ लॉट ऑफ बुक्स, जो मैंने पढ़ने के 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद मैंने लगा कि नहीं, दिस किताब इज नॉट फॉर मी। बिकॉज यस, यू आर राइट, वो जब जिस माइंडसेट से लिखी गई है, वो शायद माइंडसेट आज मेरे साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं क्यों पढूं उस किताब? इट्स ओके, एंड ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए, इट्स ओके टू लीव अ बुक। हम कई बार मूवीज देखते हैं, 15 मिनट में छोड़ देते हैं, तो वो जैसे छोड़ दिया, मूवीज भी वैसे ही, बुक्स भी वैसे ही छोड़ सकते हो। जैसे एक किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, बहुत ज्यादा वो ऐसा लगता है क्रूएल बना देगी हमको। बट ये सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अपने लाइफ को बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज वे में काम कर रहे हैं, जो जो मुझे लगा ये वाली किताब आई थिंक सो सीईओस जो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन में है, आई गेस शायद उनके लिए है। बट नॉर्मल पीपल भी उसको पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, आजकल थोड़ा बहुत आपको वैसा होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड हैज कम टू अ पॉइंट जहाँ पे इफ यू डू नॉट डू दीज थिंग्स, यू विल नॉट ग्रो इन लाइफ, एंड ये बात सच है। आप इसी से मेरा एक रिलेटेबल क्वेश्चन है। जब आपने 48 लॉज बोला, तो वैसे ही अर्थशास्त्र जो चाणक्य नीति वाली चीज होती है, आपने सुना होगा चाणक्य नीति। जी जी जी, आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब आपने अगर थोड़ा सी उसको ध्यान दिया होगा कि सम प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली गुड, बट कहीं ना कहीं वो रणनीति, स्ट्रेटेजी और राजा का कर्तव्य और ये वो इतना ज्यादा डाल देती है। डू यू रियली थिंक इस तरह की किताबें किसी को पढ़नी भी चाहिए? देखिए ये पढ़नी चाहिए। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आजकल दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं। पहले टाइम अलग होता था जब सभी अच्छे होते थे, सब आपका भी अच्छा चाहते थे, बट अब टाइम्स हैव चेंज्ड। अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, आप वैसे ही हरिश्चंद्र बन के रहेंगे कि नहीं मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, कि मैं सोचने बुरा नहीं बोल रहा, बट अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप अपना बचाव भी नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं जो उसी में फंस जाते हैं। ये हो जाता है एक विक्टिम माइंडसेट में, वो फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है, वो जरूर मेरे पापा जी है तो वो सही सोच रहे होंगे, अगर वो मेरे को बोल रहे हैं कि करियर में ये वाला डिसीजन नहीं लेना है। सो दैट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से निकलना है। ये लोगों के साथ यहाँ पे वो फंस जाते हैं। तो ये चीजें से, अगर ये मेंटालिटी से निकलना है ना, तो ऐसी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसी किताबें मैं बोलता हूँ सबको पढ़नी चाहिए, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पिक करके अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे कबीर सिंह की मूवी, ठीक है, अब कबीर सिंह की मूवी को सबने बहुत क्रिटिसाइज किया है, मगर अगर आप मूवी देखोगे तो उसमें कुछ चीजें हैं कबीर सिंह के बारे में विच इज वेरी गुड। जैसे वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको जो करना है वो करके रहेगा। उसको डॉक्टर बनना था, वो टॉप का डॉक्टर बना, ठीक है। ऐसी चीजें क्यों नहीं हम पिक कर रहे? हर चीज पिक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहा है, वी डोंट नीड टू पिक दैट थिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज दैट इज नॉट हू वी आर। बट एज अ पर्सन जो कबीर सिंह से भी कुछ सीख सकता है, वो चीज बहुत अच्छा होगा, वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। तो वो किताबों के साथ भी है। कुछ किताबें बहुत हार्श है, डेफिनेटली बहुत हार्श है, बट हार्श रियलिटी भी है आजकल। तो उस चीजों को पकड़ के अगर हम सीखते हैं और वही चीजें अप्लाई करते हैं जो मेक सेंस करता है, देन दैट इज ओके। अगर हम अपने ऐसे लोगों के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं जो हमारा कोई बुरा नहीं चाहते, हमारे फैमिली मेंबर्स है जो अच्छा ही चाहते, देन दैट इज रॉन्ग, देन यू हैव पिक द रॉन्ग थिंग। फिर तो वो आप पे भी आएगा, वो तो घूम फिर के आपको भी कहीं आएगा ही आएगा। बट इफ यू आर यूजिंग अगेंस्ट दोज पीपल जो आपको यूज कर रहे थे या फिर यूज करने वाले थे, यू आर गेटिंग स्मार्टर, व्हाई नॉट? जैसे शाहरुख खान, राइट, इफ यू सी विटी रिप्लाईज इंटरव्यूज में, तो यू क्लियरली नो इस बंदा कहाँ से आ रहा है। इस बंदे को पता है कि कोई क्या बोल सकता है, कैसे कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करे, कोई उसको बेवकूफ प्रूफ करने की कोशिश करे। ही क्विकली रिप्लाइज दैट। बट जो उसके साथ अच्छा है वो उसके साथ अच्छा है ना, उसको गले लगाता है, हक करता है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू एज वेल इन लाइफ। एंड सिंस यू मेंशन अबाउट एसआरके, जस्ट वांटेड योर व्यू अराउंड दिस। तो एआईबी के साथ इनका आज से कुछ साल पहले, जब एआईबी वाज फंक्शनल, एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो आया था इनके घर पे। द फर्स्ट एंड द ओनली थिंग व्हिच आई क्लियरली सॉ ओवर देयर वाज द बिग लाइब्रेरी which Shahrukh Khan was having at his place. Beautiful library. मतलब this is something which even I would like to have at my place, जो मैंने सोचा था इस तरह से। Do you think ये जो actors हैं, मतलब मैंने कुछ के बारे में तो बहुत extensively सुना है, like सैफ अली खान, वो extensively बोलते हैं कि he reads a lot,
इनफैक्ट सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यार मैं 6 महीने काम करता हूँ मूवीज और ये सारे शूट वूट पर, 6 महीने में चिल मारता हूँ, घूमने जाता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, दैट्स माई ओनली थिंग। बेबो लुक्स इनटू सोशल मीडिया एंड ऑल, मैं तो हूँ भी नहीं, मैं तो अपनी किताब पढ़ता हूँ। सेम विद शाहरुख, शाहरुख इज अ वेरी वेल रेड पर्सन, और ये उनके अगर हम इंटरव्यूज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक्टर्स ये जो इतने किताबें पढ़ते रहते हैं, स्पेसिफिकली द लेजेंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, अमिताभ बच्चन अनदर नेम, आपको लगता है किताबों ने भी इनकी क्रिएटिविटी को बहुत अनलीश किया है, प्लस इनके विटी आंसर्स को अनलीश किया? क्या सही में किताबों ने भी हेल्प किया, या इनका पहले से नेचर ही ऐसा था? तो दो चीज है जो मैंने नोटिस किया है, ये अमीर फेमस सक्सेसफुल पीपल में बहुत कॉमन है। वो है पहला, ये सब किताबें पढ़ते हैं, और दूसरा मोस्टली सब लोग मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज नीडेड इन टूडेज लाइफ टू बिकम समथिंग जो सब बनना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल बनने के लिए ये दो चीज मैंने समझ लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीजों से जो सच में प्रेम करेगा, सच में करेगा, तो उसको बहुत डेफिनेटली उसको सब ये चीजें मिलेंगी, उनको बहुत फायदा मिलेगा। अब शाहरुख खान की बात जब आती है, तो शाहरुख खान एक बहुत अगर आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिली से आया, एंड ही हैड नो वन टू लुक अप टू। मोस्ट पीपल डोंट हैव एनीवन टू लुक अप। मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास कोई बंदा है ही नहीं जो हमें गाइड करे। ऐसे केसेस में आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। अब तो चलो यूट्यूब वीडियोस आ गई, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मगर उस टाइम पे, शाहरुख खान के टाइम पे या मिस्टर वॉरेन बफेट के टाइम पे, किताबें वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग। आप पिक करो एक किताब, उसकी ऑथर को जो पता है जिंदगी में, उसने उस किताब में डाल दिया। ठीक है, उसमें डिसिप्लिन है तभी उसने किताब भी लिखी है, उसको नॉलेज है तभी उसने इंग्लिश में लिखा है, और उसको अंडरस्टैंडिंग है चीजों के बारे में, इमोशंस के बारे में, तभी जाके उसने इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग की। तो आप जब वो किताब पढ़ते हो, यू पिक अ पार्ट ऑफ दैट राइटर, एंड ऐसे ही करके बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को बेटर किया है। हाँ, बहुत लोगों ने। एंड मुझे पता है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, कामर होते हैं, थोड़े से कंपोज्ड होते हैं, चीजों में एकदम से रिएक्ट नहीं करते। अगर आप देखोगे रिएक्ट नहीं करेंगे। वही अगर नेटफ्लिक्स वाला बंदा उठाएंगे उसके कंपैरिजन में, यू विल क्विकली रिएक्ट टू एवरीथिंग, एंड एवरी टाइम यू क्विकली रिएक्ट टू एवरीथिंग, यू आर लूजिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। आप तुरंत अपने मौका हाथ से जाने दोगे। अगर आपको किसी ने रूडली बोला, आपने तुरंत रूडली जवाब दिया, एंड यू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप वही चीज को कामली कंपोजली हैंडल करते हो, चीजें आसान हो जाती है आपके लिए। तो ये चीजें अभी तक आपने दो बहुत सुपर पावर्स तो बता दिए जो पढ़ने वालों के बीच में दिख रहा है। स्टार्टिंग से आपने फोकस किया इमेजिनेशन से, और दूसरा आपने बोला है कामर रहते हैं ये लोग, दे डोंट रिएक्ट सो इजीली, ये पेशेंस रखते हैं एंड दे टेक देयर टाइम। सर अभी तक हमने तीन में एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन हम एक पूरा एक लिस्ट बन जाए टुवर्ड्स द एंड जो हम डिस्कशन करें, जिससे हमको पता लगे कि यार बुक्स के एक्चुअली में फायदे क्या हैं। सो कल्याण, अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग, हमने हैरी पॉटर बच्चों को पढ़ा दी है, हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस ट्यूसडेज विद मोरी पढ़ा दी है, और क्या हम बोल सकते हैं? और एक जो किताब मैं बोलूंगा, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब तब की है जब हिटलर अटैक कर रहा था, एंड अगर आप देखोगे पारसीज पे जो अटैक कर रहा था, सॉरी पारसी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हो, नाजीज, और वो नाजी वाले जो अटैक्स हो रहे थे उसमें, तो ये जो गर्ल थी ये अपने फैमिली के साथ एक छोटे से घर में छुपी बैठी थी। तो ये हर दिन एक पेज लिखती थी उस किताब का, उस डायरी का, कि आज ये हुआ मेरे साथ, आज वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आज हमारे घर पे कुछ खाने को नहीं है। सो व्हेन यू रीड दैट यू अंडरस्टैंड हाउ अ यंग गर्ल इज फीलिंग। तो वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो किताब बहुत प्यारी वे में लिखी है, और लड़की के इसमें लिखा हुआ है, तो आपको कोई बहुत भारी इंग्लिश नहीं मिलेगी, इनफैक्ट आपको टूटी फूटी इंग्लिश मिलेगी, बट जस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट द गर्ल इज गोइंग थ्रू इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो डर भी है, वो अपनी फैमिली के लिए लेके कंसर्न भी है। वो छोटी सी लड़की है, 12-13 साल की लड़की ने लिखा है ये, एंड उसी को फिर एक किताब में प्रेजेंट किया गया। बट ये किताब ने बहुत लोगों की लाइफ बदली, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का परसेप्शन, द वे द शी लुक्स द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट, एंड वहीं से लोगों को बिल्डिंग समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, सो इनोसेंट द वे शी लुक्स एट द वर्ल्ड। या सो ये किताब कितनी मोटी होगी कल्याण, ये जो आप बता रहे डायरी ऑफ अ यंग गर्ल? ये ज्यादा बड़ी अप्रॉक्स 200-250 पेजेस, 200-300 पेज। 250। ओके ओके।
एनी अदर फेमस बुक्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि फिर मेरे एक और सवाल अंदर से आ रहा है तो। अच्छा, मैं क्विकली फिर आपको 2-3 बता देता हूँ। चार्ल्स डिकेंस बहुत फेमस राइटर है हमारे टाइम पे, बहुत ज्यादा ठीक है। मतलब उनकी किताबें स्कूल कॉलेजेस में चलती थी। टेल ऑफ टू सिटीज बहुत ब्यूटीफुल बुक उन्होंने लिखी है, लंदन और पेरिस के बारे में। ठीक है। वो एक अच्छी है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए मर्फी, बहुत जोसेफ मर्फी, जे मर्फी किसी ने लिखी है, करेक्ट। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत खूबसूरत सबसे किताब है। इम्पोर्टेंट लेसन आपने इससे क्या सीखा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से? ये मैंने वही सीखा है कि व्हेन यू कीप डूइंग थिंग्स इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं इट गिव्स यू द रिवॉर्ड एंड आपको चीजें समझ में आने लगती है, एक पैटर्न बिल्ड होने लगता है। वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी टाइम यू टेक अ फर्स्ट स्टेप विच इज द टफेस्ट स्टेप, वहां से बिल्ड होना शुरू होता है आपका कॉन्फिडेंस, वहां से हैबिट बिल्डिंग शुरू होती है। बट वो जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लोग नहीं लेते, और लेने के बाद वो कई बार पीछे चले जाते हैं। बट वेन यू बिल्ड अप, वो धीरे 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 एक पैटर्न बिल्ड बन जाता है, एंड देन चीजें बहुत आसान हो जाती है। आज के डेट में आपके लिए एक वीडियो बनाना बहुत आसान होगा, और किसी और से पूछिए तो उसके लिए बहुत मेहनत होगा, उसको शायद 1 महीना लग जाए एक वीडियो बनाने में, तो भी वो शायद आपके जैसा अच्छा नहीं बना पाएगा, और आप शायद 10 मिनट में वो वीडियो बनाते। So what has really worked for you is you have trained your subconscious mind. So the book is all about training your subconscious mind. ओके, Very चार्ल्स डिकेंस के बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, एनीथिंग एल्स फॉर यू? किताब जो मैं सबको बहुत गिफ्ट करता हूँ वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके, बहुत प्यारी किताब है। मेरे पास है तो मुझे मत गिफ्ट कीजिएगा ये वाली, बट कुछ सही कर देना। आपको अलग वाली किताब। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी थोड़ा सा डिफिकल्ट रीड है। जब मैंने भी पहली बार व्हाट इज इट ऑल अबाउट, है किस चीज के बारे में ये? एक योगी के बारे में है, और उनके लाइफ के बारे में है, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, लोग उनसे क्या सीख रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, उसके बारे में है। इसमें डिफिकल्ट क्या है, आपने क्यों कहा ये डिफिकल्ट टू रीड है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है, राइट। अगर आप आज कोई भी रिलीजन उठाओगे, रिलीजन भी आपके समझ के बाहर है, बहुत लोग के बाहर। इसीलिए यंग पीपल विल ऑलवेज क्वेश्चन कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ट्यूसडे को नॉनवेज खा लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। या फिर मैं ऐसे चीजें कर लूँ जो क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें दैट विल नॉट मेक सेंस, बट इट एग्जिस्ट इन लाइफ, एंड इट एग्जिस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज ट्रेन्ड हिमसेल्फ ओवर द टाइम, राइट। आज हम देखते हैं कोई 10,000 पुशअप्स मान लेता है ओवर द वो 24 आवर्स। अगर आप देखोगे एक किताब है कांट हर्ट मी करके, ठीक है। कांट हर्ट मी एक बहुत ब्यूटीफुल किताब है। उसका जो जिसमें लिखी गई है, वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है। तो वो जो चीजें उन्होंने की अपने लाइफ में, वो एक आम इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो बट उसके लिए ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। बट पीपल हैव डन इट। नाउ दैट पीपल हैव डन इट, पीपल नो कि ये चीज की जा सकती है। जैसे अगर आप देखोगे हुसैन बोल्ट, ठीक है, बोल्ट ने जब रिकॉर्ड तोड़ा रनिंग का, उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने आई गेस मैं रिकॉर्ड्स में शायद गड़बड़ हो सकता है, 19.8 सेकेंड्स में उन्होंने 200 मीटर को क्रॉस किया, ठीक है। उससे पहले किसी के लिए भी ये चीज करना मुश्किल था। मगर फिर उसके बाद शायद से 6 महीने के स्पैन में बहुत सारे रनर्स ने उसको क्रॉस किया। फिर उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरी टाइम अ मैन अचीव समथिंग, मैन और वुमेन, वो हमारे लिए समझ में आ जाता है। हमारे माइंड को हमने बता दिया कि ये तो पॉसिबल है। हम जो अब तक सोच रहे थे इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल। दैट इज वाई हम स्पोर्ट्स को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ ओनली वे जहाँ पे हम ह्यूमन के जो ओवरऑल क्षमता है उसको समझ सकते हैं। आज विराट कोहली इतना रन्स बना रहा था या सचिन ने बनाया है, तभी विराट भी कैन एम फॉर दैट। करेक्ट। और तुमको विराट से बड़ा क्रिकेटर आएगा, भले इस पे हेट मिले, मगर आएगा जरूर विराट से बड़ा, और प्रॉब्ली सचिन से बड़ा। बट और आरसीबी में निकलेगा वो। शायद आरसीबी को टीचर दे इस बार। ओके, द पॉइंट हियर इज कि somebody else will come and take over, and that person can only come up because Sachin has made it possible for him to dream. Virat has made it possible. धोनी ने किया है। अब धोनी ने क्योंकि इतने छोटे से गांव से उठ के इंडियन टीम का कैप्टन बने हैं, बहुत सारे छोटे लोगों ने, मतलब जो गांव के लोग हैं, जो जिनके पास शायद पैसे भी नहीं है खाने पीने के, वो भी अभी ड्रीम देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू आर ड्रीमिंग, यू विल अचीव इट।
somehow you will achieve it as you work hard towards it. तो possible हो जाता है. तो कहीं ना कहीं वो किताब ये चीज आपको सिखाती है. राइट राइट, आई थिंक इट इज डेविड गॉगिन्स उनका नाम है, कांट हर्ट मी वाला. Can't hurt me, and then I'm also talking about autobiography of a yogi. ऑफ अ योगी. ओके. Yeah. अच्छा, मेरे को बस इस पे एक बताइए, बिकॉज आपने कांट हर्ट में बोला है, तो डू यू थिंक बुक्स लाइक दिस, जैसे कांट हर्ट में आपने बताया और काफी सारी चीजें बताई हैं आपने, दे आर बेटर देन गोइंग ऑन यूट्यूब एंड वॉचिंग सम मोटिवेशनल वीडियो? आपको लगता है वो उससे ज्यादा बेटर है कि मतलब मैं किसी और चीज के, जैसे मान लीजिए मनदीप महेश्वरी या फिर किसी और चीज का मैं देख लूँ, उससे बेटर है ये? व्हाट डू यू थिंक? So motivation is like a drug to you. आप जितना लोगे आपको फिर और जरूरत पड़ेगी, ऐसा और जरूरत पड़ेगी. मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योर वर्क, शुड कम फ्रॉम योर वे ऑफ थिंकिंग. एंड अगर ये हो गया ना, फिर आपको ये जो बाहर एक्सटर्नल ड्रग है ना, उसकी जरूरत नहीं है. ये अब एक चीज है, किताब आपको बोल रहा है कि ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ो. वो नहीं बोल रहा कि आपको इससे क्या ड्रॉ करना है, आप मोटिवेशन लो, ये लो. कुछ नहीं. बट आप यूट्यूब पे जाओगे ना, वो वीडियो क्लियरली आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको बता रहा है अच्छा आप ऐसा करो, वो ऐसा करो. वो चीजें खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम पे. वो बहुत मोमेंटरी रहेगी. हाँ, अनलेस यू कीप वॉचिंग इट. एंड फिर बट आप कितना भी देखो, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आगे कोई फायदा नहीं होने वाला. बट इन दिस वे, जहाँ पे कांट हर्ट मी इज अ बुक, एक काफी मोटी किताब है. आप जब पढ़ते हो, ये किताब आपके साथ जिंदगी भर रहती है. आपको शायद आप भूल जाओगे वर्ड टू वर्ड क्या लिखा था उसपे, या फिर उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, बट ऑल यू विल रिमेम्बर इज कि वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ही वांटेड टू डू समथिंग एंड ही डिड इट. ही फेल्ड, एंड बहुत क्लियरली किताब में लिखी भी हुई है कि ही कंटिन्यू टू फेल. एंड आपको बुरा लगता है, अरे यार ये तो हो जाना चाहिए था, अब फिर से इन्होंने ये कर दिया, फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा. बट ही कंटिन्यूज टू डू दैट. वो डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, एंड ही कंटिन्यूज टू डू दैट. एंड यू पुल दैट मोटिवेशन. एंड बिकॉज वो सामने से नहीं बोल रहा है भाई तुम मोटिवेशन ले, आप उससे सीख रहे हो कि अच्छा ये किया इसने, तो वो स्टेज विथ यू. सो दिस इज व्हाट स्टेज विथ यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो आपको दे रहे हैं वो तो फिर गलत हो जाता है, वो फिर आप नहीं ज्यादा करंट रखते. गॉट इट. तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी आप क्या, इसके अलावा कोई और है या फिलहाल के लिए यही है? मेरी एक बहुत फेमस जो किताब मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वो है मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर. ठीक है, विंग्स ऑफ फायर इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अगर आप उठाओगे, बुक बोलता है कि ये तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में है, तो आप सोचोगे कि अच्छा इनके बारे में है, तो इनके चाइल्डहुड के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया होगा, ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं. कुछ नहीं, किताब में लिखा है उनका लव फॉर हिज वर्क, उनका रॉकेट के लिए वो कितने पैशनेट थे, कि वो कैसे बनाना चाहते थे, कैसे वो फेल हो रहे थे फिर भी उनको ये करना था. तो ये जो किताबें आप पढ़ के रियलाइज करोगे कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज नेवर अ पर्सन जो केयर करता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर मुझे लोगों को अपने लाइफ के बारे में बताना. रैदर ही वांटेड कि मेरे वर्क से लोग कुछ इंस्पायर हो. ऐसे पर्सनालिटी के बारे में तो सबको पढ़ना चाहिए. ये एक किताब है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, एवरीवन शुड रीड whether they are Indians or non-Indians. बट ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट अ पर्सन हु वाज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, पैशनेट. एंड ऑल्सो एक चीज जो मुझे ये करती है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी शादी नहीं की, राइट? यू थिंक अबाउट इट, हाउ लोनली दिस पर्सन कुड बी. ये हम सोच रहे हैं, he was never lonely. He loved his work, the work loved him back. He was very happy in his circle, he was doing fine job. And but हम अंदर से सोचते हैं यार इन्होंने तो शादी नहीं की, क्या ये दुखी नहीं होंगे, क्या ये अकेले नहीं फील करते होंगे. ये चीजें हमारे दिमाग में आती है, बट ये उनके दिमाग में कभी थी ही नहीं. नेवर अ सिंगल लाइन ऑन हिज इन द एंटायर बुक उन्होंने लिखा है कि उनको वो अकेले हैं, या फिर उनके अकेलेपन के बारे में कुछ मेंशन किया गया, कुछ नहीं. सो यू लर्न सो मच फ्रॉम इट, या कि इन्हें भी कहा जा सकता है. एंड इट्स नॉट अ स्ट्रगल. बहुत लोग जो आज के टाइम पे आप देखोगे डिवोर्सेस होते हैं, एंड बहुत लोग बहुत लेट शादी करते हैं या शादी ही नहीं करते बिकॉज दे फियर कि कोई पार्टनर कैसा होगा. एंड आई बिलीव कि इवन दो इफ यू हैवंट फाउंड द राइट पार्टनर, इट्स ओके टू नॉट गेट मैरिड rather than marrying someone जो शायद आपको डिजर्व नहीं करता, और शायद एक बहुत ही लूनेटिक या फिर आपके साथ गलत करे. बहुत लोग ये आई गेस जो दूसरी कंट्रोवर्सी पहले निखिल कामत जी ने कर दी है,
उसके बाद दूसरी कल्याण कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के बाद नहीं, आई एम सेइंग कि जिसको शादी करना है करे, नो डाउट, अरे जिसको नहीं करना है वो दैट्स इट, बट दैट इज आल्सो ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज आल्सो ओके, हाँ लव यू बैक एज वेल। करेक्ट मिस्टर करेक्ट। कलाम जी के लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है उस एक किताब से, एंड उससे आप फैन जो बन जाते हो ना उनके, यू जस्ट वांट टू सी हिम, एंड अनफॉर्चुनेटली अब तो नहीं हो पाएगा, बट दोज पीपल हु हैव रियली सीन हिम, मैंने उनसे बात किया है, तो वो लोग बताते हैं कि क्या ऑरा है उनका। हाँ, वो क्योंकि वो चेन्नई में एक कॉलेज में पढ़ाने भी जाते थे, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू बी इन दैट कॉलेज, वो बताती थी कि ऑरा था उनको। हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक अलग चीज है उनको देखना सामने से, तो जिन्होंने देखा वो तो भाई नेक्स्ट लेवल। कल्याण, जब आपने ये फेमस बुक्स बताई ना, तो मेरे ध्यान एक चीज पे गया, आप जब बता रहे थे डायरी ऑफ अ यंग वुमेन, यंग गर्ल, सॉरी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आप बता रहे थे, तो आपने बताया था नाजीज वाला केस था और हिटलर के टाइम और ये सारी चीजें चल रही थी, वॉर टाइप का था। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी प्रोवोकिंग थॉट कि मैं, अगर आपने नोटिस करा होगा, जो सबसे ज्यादा क्लासिक रशियन नॉवेल्स जो लिखे गए थे वो काइंड ऑफ एडवर्स सिचुएशन स्पेसिफिकली प्रेजेंट से लिखे गए थे, इफ यू नोटिस। ऐसा क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा ये जो रशियन नॉवेल्स थे वो प्रेजेंट में क्यों लिखे गए थे इतने ज्यादा? तो रशिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री जो कंट्रोवर्सीज में है, एंड उनके जो लीडर्स अगर आप चेक करोगे प्रॉपर डिक्टेटर है, ठीक है। आज भी अगर आप बोलेंगे पुतिन इज नॉट अ डिक्टेटर, यू आर सो रॉन्ग इन एवरीथिंग, ठीक है। एंड उस टाइम पे ये जो लोग थे ये रेबल्स थे, ये अपने आप को एक तरीके से अगर आप बोलोगे तो इनको देश को आजाद करना था, एंड एवरी टाइम दे यूज्ड टू डू समथिंग, अगर वो सिर्फ गैदर भी होते थे ना तो वो लोग को उठा के जेल में डाल दिया जाता था, डायरेक्ट सजा दे दी जाती थी कि हाँ कि तुम गैदर हुए, तुमको उठा के हम जेल में डाल देंगे एंड यू विल डाई, बेसिकली उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था। दैट इज हाउ बहुत ब्रिलियंट रशियन पीपल वर इन जेल, एंड वन ऑफ सच पीपल वाज, आई थिंक उनका नाम है, एक मिनट, आई थिंक फ्योडोर, जिन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी है, ये किताब भी मैं रिकमेंड करूंगा, क्राइम एंड। व्हाट इज द नेम, आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? फ्योडोर करके है उनका सरनेम, थोड़ा सा। और उनके बुक का नाम? क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट, ओके। तो ये रशियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, बाद में इतनी अच्छी किताब थी कि हर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, इंग्लिश वाली बहुत ज्यादा सेल हुई है। तो इट इज अबाउट अ यंग मैन, यंग स्टूडेंट इनफैक्ट, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, रशिया का एक बहुत बड़ा सिटी है, मस्को उनकी कैपिटल है, बट मस्को से थोड़े से दूर सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में, जहाँ पे ये स्टूडेंट रहता है, एंड उसको जॉब नहीं लग रहा, उसको पैसे नहीं मिल रहे, एंड फ्रस्ट्रेशन में आके ही किल्स अ वुमन, ठीक है, एंड ही किल्स अ वुमन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओनली, फ्रस्ट्रेशन एंड पैसों की जरूरत की वजह से, ओके, ही किल्स अ वुमन, एंड वो बंदा क्रिमिनल नहीं है, बट उसके हाथ से वो हो गया बिकॉज ही थॉट कि पैसे तो चाहिए, पैसे निकालना है, मेरी एक मम्मी है, मेरी एक बहन है, उनको घर पे पैसे भेजना है, मैं क्या करूं, तो वो क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप हो गया। तो इस क्रिमिनल माइंडसेट के बारे में उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखा कि किस तरीके से कोई उनको नहीं पकड़ पाता, पुलिस वगैरह उनको खोजबीन जारी देती है, बट फिगर आउट नहीं कर पाते किसने इसको मर्डर किया, बट दैट पर्सन अपने ही जाल में फंसता जाता है, मतलब उसको इतना गिल्ट फील होता है कि मैंने जो किया है। तो वो किताब में अगर आप मर्डर वाला देखोगे ना, तो पहले हाफ में ही मर्डर कर दिया उसने, मगर जो नेक्स्ट हाफ है, दैट इज वेयर द पर्सन इज इन द गिल्ट, उसको बुरा लग रहा है, उसने क्या कर दिया वो सोच रहा है, एंड वो जो जर्नी है बहुत अच्छे से फ्योडोर ने बताई। तो ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी नहीं है, ये फिक्शनल का है। वो जेल में बैठे बैठे फ्योडोर ने एक फिक्शन लिखा, एंड समवेयर इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग ही हैज सीन। तो उन्होंने जो देखा उस टाइम पे, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे फिक्शन भी कहीं ना कहीं से ड्रॉ होता है। तो ये उन्होंने देखा, एंड यंग स्टूडेंट्स के साथ रशिया में ये सब हो रहा था, कॉलेज की पढ़ाई हो गई है, सब कुछ सही है, फिर भी ऐसा हो रहा है, राइट। तो लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया, किस तरीके से सोसाइटी ने फोर्स कर दिया है उसको इतना बड़ा काम करने के लिए, क्रिमिनल क्यों बन गया, और फिर अपने ही गिल्ट में वो फंस के बाद में जाता है, खुद ही सरेंडर कर देता है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ये क्रक्स था। अगर कोई भी किताब पढ़ेगा, बहुत मोटी किताब है टू बी ऑनेस्ट, बट हाईली रिकमेंडेड, अगर कोई किताब पढ़ेगा तो रियलाइज करेगा कि ये बुक बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है।
बहुत कुछ सीखने में मिलता है इससे। जी, गॉट इट। तो ये एक चीज है, तो बेसिकली ये रेबल रहते थे इसलिए ये लोग लिखते थे थ्रू जे, ये जो इन जनरल हाँ, इनको आजादी चाहिए थी, लोग डिक्टेटर्स है, फ्रीडम तो फिर फ्रीडम उनको जेल में डाल दिया जाता था। अब इतने स्मार्ट इंसान अपना टाइम व्यर्थ तो नहीं करेंगे, तो वो लिखते थे किताबें। तो उस तरीके से ये किताबें बहुत ज्यादा ये हुई हैं। फ्योडोर ने अपने जेल के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, और क्राइम एंड पनिशमेंट बीइंग हिज फर्स्ट बहुत फेमस बुक, बहुत ही फेमस। गॉट इट। यस। अच्छा, अब कल्याण जैसे मेरे जैसे लोग हो गए, या फिर एक जनरल हम जनता की बात करते हैं जो मे बी ऑफिस जाते हैं, प्रोफेशन जाते हैं, तो उनके पास थोड़ा लिमिटेड टाइम रहता है। वो चाहते हैं कि यार कम समय में ना हम थोड़ी स्पीड से हमारी पढ़ाई कर सकें, मतलब एक एक बहुत बड़ा वो रहता है कि अपनी स्पीड रीडिंग हम कर सकें। तो आप कुछ हैक दे सकते हैं कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई रीडिंग स्पीड, और हाउ कैन एनीबडी फॉर दैट मैटर इंक्रीज देयर रीडिंग स्पीड? तो रीडिंग स्पीड का मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको जस्ट और जस्ट किताबें पढ़नी है, पिक करना है और पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, वंस यू आर वेरी यूज टू द पॉइंट कि आप किताब उठा के पढ़ सकते हो, देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप पहला जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही आपको ध्यान देना है। तो आपको अपने आई माइंड के कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करना है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख रहे हो, और जो प्रोनाउंस है, प्रीपोजिशंस है, ये सबको स्किप कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। तो आप सिर्फ फोकस कर रहे हो नाउन पे, आप फोकस कर रहे हो वर्ब पे, एंड दैट इज इट। नाउन एंड वर्ब, ये दो पे फोकस करके, नाउन मतलब अभिषेक वॉक, ठीक है, या वॉकिंग, ठीक है। अब वॉकिंग किधर, एट, ये वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद एक और नेक्स्ट नाउन है कि वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, या जो भी है, तो ऑन द की जरूरत नहीं है, स्ट्रीट। तो इससे मैंने बस 3 वर्ड से अभिषेक, स्ट्रीट, वॉकिंग से मैंने फिगर आउट कर लिया कि अभिषेक क्या कर रहा है। तो अभी मैं बीच की चीजें क्यों पढ़ूं, जरूरत ही नहीं है मुझे पढ़ने की। ऑन एट, ये सब नहीं जरूरत है। तो एवरी टाइम यू डू दैट, एंड उसके बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। यू माइट फील कि नहीं ये छोटी सी चीज क्या ही कर लेगी, बट यहाँ से आपका डेवलपमेंट शुरू होता है। आपकी आई इतनी तेज से सिर्फ उसी चीजों को स्कैन करती है जो इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू जस्ट स्कैन द पेज और आप पढ़ लेते हो। जैसे कोई मिल गया, मैं रोज पढ़ता था। ओके ओके ओके, गॉट इट दैट इज हाउ इट इज। वो ऐसे स्कैन ही करता है, बट ही उसमें मूवी में कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। देन व्हाट इट इज रियली डूइंग इज कि स्कैन करते हैं, बहुत लोग स्कैन करते हैं। अगर आप देखोगे पन्ने पन्ना पलट रहे हैं लोग, क्योंकि वो स्कैन करते हैं, और देन उनका माइंड, ब्रेन उनको बेसिकली बता देता है कि ऐसा कर सकते। अच्छा, मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ। ये किंडल है, ये बहुत मैंने जब खरीदा, मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा किताबें पढ़ने लगा इस पे। और अगर आप देखोगे, ओके, इस पे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत हद तक किताब को ही ये कर रहे हैं। तो राइट नाउ व्हाट आई एम रीडिंग इज होमो ड्यूस करके एक किताब है, उसको पढ़ रहा हूँ। अब इसको आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे इन द एंटायर यूनिवर्स हु, तो बस एंटायर यूनिवर्स हु इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये तो मैंने क्योंकि बड़ा कर दिया है, तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स को छोड़ते छोड़ते आप पढ़ते जाते हो फटाफट, एंड देन यू कीप स्क्रॉलिंग एंड यू कीप गोइंग अहेड। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपका ब्रेन कुछ टाइम के बाद अडॉप्ट कर लेगा, आपको फिर समझ गया क्या है, एंड दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओवर द टाइम। गॉट इट। अभी जैसे आपने रोहित की बात करी, कोई मिल गया, मेरे को ध्यान आ गया, तो ऐसे कुछ ऐसी मूवीज हैं क्या विच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन द बुक्स, मतलब जो किताबें पहले लिखी गई थी इनके ऊपर, उनसे बेटर मूवीज बनी, ऐसा कुछ है? मेरे आई एम प्रेटी श्योर कुछ तो होंगी ऐसी, सो इन केस यू नो। कुछ है, जैसे एक किताब है गॉन गर्ल करके। गॉन गर्ल की किताब भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड मूवी भी बहुत अच्छी है, डेविड फिंचर ने बनाई है। अगर डेविड फिंचर का वर्क आप देखोगे, तो उन्होंने फाइट क्लब मूवी बनाई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी है। करेक्ट। तो उन्होंने ये भी गॉन गर्ल भी बनाया, बहुत अच्छी किताब मूवी है, वेरी एक्साइटिंग। तो वो मैं कहूँगा, जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का बोला था, गेम ऑफ थ्रोन्स इज सच अ डिफिकल्ट रीड, आप वो बुक उठाने से ही डर जाओगे। तो बहुत लोगों के लिए वैसा होता है कि हाँ, वो किताब बहुत मोटी है, बहुत बड़ी है, आइस एंड फायर किताब का नाम है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी किताब है, लोग थोड़ा डर जाते हैं इतनी बड़ी किताब उठाने से पहले। बट हर चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया उस किताब में। मैंने तो नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं भी डर गया है, बहुत ही मोटी किताब। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इट क्रॉसेस 1000 पेजेस भी क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो
मोटी किताब पढ़ना इज रियली इम्पॉसिबल। एंड उसी की जगह गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। तो वो हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हैज डन जस्टिस टू द बुक्स। बुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की भी बहुत फैन फॉलोइंग है उसकी, बट मूवीज हैव डन वंडर्स एज वेल। सो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बहुत अच्छी है, आई वुड से दैट। सो ये थी। और मैंने हैरी पॉटर वाज लिटिल बिट बेटर होती चली ओवर द टाइम, बट गॉट इट। और एक है वो पता नहीं 50 शीट्स करके कुछ है, बट एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने मैं ना आई कीप ऑन फ्लाइंग क्वाइट ऑफन, और एयरपोर्ट में मैंने एक चीज आजकल बड़ा नोटिस कर रहा हूँ, विवादित हो सकता है लेकिन मौका मिला है तो पूछ लेता हूँ आपसे। तो जिस भी बुक शेल्फ पे मैं गेज करता हूँ ना, वहाँ पे मोदी जी की कोई ना कोई किताब मेरे को अवश्य दिख जाती है। और स्पेसिफिकली लास्ट कुछ मंथ्स या वीक्स से मैं कहूँगा काफी ज्यादा मेरे को ट्रेंडिंग दिख रही है, नॉट जस्ट इन द एयरपोर्ट्स बट इन जनरल। ये इसके पीछे कुछ राज रहस्य है वो तो आप बताइए थोड़ा। इसके पीछे का रहस्य यही है कि मोदी जी की जो पीआर टीम है, दे वांट कि मोदी जी हर जगह दिखे। गलत भी नहीं है, बिकॉज ही वांट्स टाइम है एंड ही वांट्स टू बी सीन एवरीवेयर। एंड इंटेलेक्ट लोगों को अगर अपील करना है तो फिर किताबों के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप गरीबों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के सर्टिफिकेशन पे आपका फोटो आ जाएगा। अगर आप कार गोइंग वालों को ये करना चाहते हो तो रेडियो पे आपके एड्स आना शुरू हो जाए, तो जो गाड़ी चला रहा है उसको आपने अट्रैक्ट कर दिया एक तरीके से। तो मोदी जी की जो पीआर टीम है वो बहुत स्मार्टली उन्होंने हर एक चीज को टैप किया, और बुक्स को इसीलिए किया है क्योंकि मोदी जी वांट्स टू सीमेंट हिमसेल्फ एज अ पर्सन, जो लोगों को याद रहे जो उन्होंने किया है उसके बारे में बात हुई है उस किताबों में। तो इसीलिए लोग अगर उसको उठा के पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि क्या मोदी जी को 3.0 चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए ये मूव किया गया, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। आई वुड से कि बहुत अच्छा मूव भी है कि अगर आप देखो कोई भी बुक सेल्फ में हो, चाहे वो क्रॉसवर्ड हो या कोई भी एयरपोर्ट के इसमें हो, सब में मोदी जी की पहली किताब रखी गई है। इट्स अ गुड मूव टू बी ऑनेस्ट। वाओ, दिस वाज इंटरेस्टिंग। लेकिन कमिंग टू द सेम थिंग, जैसे आपने मोदी जी वाली बात बताई, एक और मेरे को क्यूरियस करती है एक चीज, जो ऑथर्स रहते हैं जो इतनी सारी किताबें लिखते रहते हैं, ये मेरे को ना काफी मिस्टीरियस लगते हैं। दे ऑलवेज हैव अ मिस्टिक सेंस, एक मिस्ट्री चलती रहती है। तो ये इनको व्हाट एक्चुअली हेल्प्स देम टू स्टैंड आउट इन सच केसेस? तो द थिंग इज कि ऑथर्स, अभी जैसे मूवीज में अगर आप देखोगे तो मूवीज पे सेंसर बोर्ड का बहुत ज्यादा ये रहता है कि ये नहीं बोल सकते, ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते। किताबों पे उतना नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो भी किताब उसको पढ़ेगा वो इतने उस पर बैरियर्स नहीं डाल सकता। तो जो भी नॉर्मल इंसान है वो मूवी बड़े आराम से देख सकता है, उसमें 10 चीजें बता सकता है। बट किताब के लिए बताने के लिए भी तो किताब पढ़ना पड़ेगा ना। और वो बंदा अगर इतना ही स्मार्ट है तो उसको लगेगा कि मैं क्यों इतनी सारी चीजें उसको रेस्ट्रिक्ट करूं। आई गेस ना मैंने ये चीज नोटिस करी है। एक अभी बीच में एक राइटर है, इंडियन राइटर है, वो पॉडकास्ट में काफी जाते हैं, आकाश या अक्षत उनका नाम है, कुछ हिंदू करके उनने लिखा है। तो मैंने कमेंट्स में बहुत बार देखा है, लोग बोलते हैं कि बोले ये हमेशा आते हैं अपनी किताब के बारे में ज्यादा कुछ बताते ही नहीं है, मतलब वो अंदर की मिस्ट्री बना के छोड़ देते। तो आई गेस दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, करेक्ट? हमेशा एक मिस्ट्री बना के जाते हैं, सो दैट मिस्ट्री बना के रखते हैं। ओके, एंड फिर वही होता है, फिर लोग थोड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। एक आप कह सकते हो कि जो अपर एजुकेटेड सेक्शन है उनको टारगेट करने के लिए किताबें बहुत अच्छी चीज है। एक लिबर्टी मिलती है एज ए क्रिएटिव, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप एक विवादित बुक के बारे में बात करना है तो एक ललिता करके बुक है, ठीक है? ललिता, ओके। ललिता, इट इज अबाउट हाउ वुड आई से कि एक यंग लड़की के बारे में, एंड हाउ ओल्डर मैन इज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट यंग वुमन, एंड वो यंग शायद से 18 साल के भी नीचे है, ठीक है? ओके, तो ओके, सो दैट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट वो बुक बहुत बेस्ट सेलर टाइप ऑफ बुक है। अगर आप उसको पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड हिज हेड। इट्स नॉट जस्ट कि आप जो सोच रहे हैं वैसा वाला नहीं है थिंकिंग। तो आपने नाम इनका एग्जैक्ट क्या बताया? ललिता, करेक्ट? जी जी, ये तो बंगाली नाम लग रहा है, ललिता। बंगाली नाम है, बट हाँ है तो फॉरेन ऑथर है। बट ये एक वही किताब है, मतलब एक लिबर्टी मिलती है एक राइटर। वो लिबर्टी हर जगह नहीं मिलती है अगर आप देखोगे तो। प्लस इट्स इजियर टू राइट,
राइट। अगर मुझे किताब लिखना है आज के दिन पे, तो मैं अपनी किताब लिखूंगा और जाके पब्लिशर के पास पहुंचूंगा, या फिर किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू मैं पब्लिश कर सकता हूँ। बट इस पे तो मैं आने वाला हूँ टुवर्ड्स द पब्लिशिंग पार्ट, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक और सवाल है। आपने एक चीज बहुत अच्छी कही है आज के एक और कॉन्वर्सेशन पे, वो ये है कि बुक्स आर अ वेरी गुड मीडियम टू केटर टू द इंटेलेक्चुअल क्लास, जो एक थोड़ा हायर माइंडसेट है। अब इंटेलेक्चुअल क्लास की बात करूं तो आपने ये मूवी सुनी होंगी, ओपनहाइमर हो गया, डार्क नाइट हो गया, इंटरस्टेलर हो गया, फिर आपका इंसेप्शन हो गया। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग अप टू दैट। क्रिस्टोफर नोलन, अब क्रिस्टोफर नोलन ने तो ये ऐसी मूवीज बनाई है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें से जो इंसेप्शन थी वो मुझे खुद दूसरी बार 2 बार देखी तब मेरे को थोड़ा अच्छा, वो इसके अंदर ये, उसके अंदर ये इसके अंदर ऐसा समझ में आया। एंड लाइक वाइज फॉर इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर मैंने प्रॉपरली, मेरे को समय नहीं मिला है, आई वॉच इट ऑन, आई गेस किसी मेरी ओटीटी पे है, आई वॉच इट इन पीस। पर मुझे एक चीज बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोगों को कभी कभार, कुछ लोगों को ना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वो चाहिए, कोई ऐसा बुक वर्ल्ड में कोई है, ऑथर वर्ल्ड में, कि जो क्रिस्टोफर नोलन के टक्कर का कोई इस तरह का बंदा? तो डैन ब्राउन ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। डैन ब्राउन को बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है उस मामले में। डाविंसी कोड हो गया है, फिर उनकी अलग किताबें होगी, डिफिकल्ट टू रीड। मैंने जब डाविंसी कोड पहली बार पढ़ी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे फिर 5 साल 6 साल के बाद उसको किताब को उठा के पढ़नी पड़ी। मैंने स्कूल के टाइम पे मैंने उठाई थी, बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट रीड। आप बुक पढ़ते ही आप समझ जाते हो कि ऐसे इमोशंस की बात हो रही है, और इमोशंस को बताने का भी तरीका अलग है। एंड वो गलती राइटर की नहीं है, राइटर नहीं चाहता, राइटर बस अपने आप को ये कर रहा है। अभी अगर आप वीडियो बनाने जाओगे, या अगर आप देखोगे किसी और कोई वीडियो बनाता है, जस्ट सेम बातें अलग अलग तरीके से कोई बोलता है। किसी की बातें सबको समझ में आ जाती है, और किसी की बातें किसी को समझ में नहीं आती। बहुत रेयर 3-4 लोगों को समझ में आती है। डैन ब्राउन हैज केप्ट हिमसेल्फ लाइक दैट। अगर आप चेतन भगत को उठाओगे और डैन ब्राउन को उठाओगे, तो लोग ज्यादा चेतन भगत को पढ़ते हैं। ठीक है, डैन ब्राउन क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर है, तो इसीलिए उनका वो अलग बात होगी। ये डैन ब्राउन ने वो इन्फर्नो लिखी थी क्या? इन्फर्नो करके कुछ? Inferno। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डेफिनेटली डैन ब्राउन इंटरनेशनल ऑथर है, इसलिए उनके बुक सेल्स काफी ज्यादा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चेतन भगत और एक उनके कॉम्पिटिटर अगर इंडिया में कोई देखे जाए, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट राइटिंग करते हैं, उनके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। तो मार्केट को समझते हुए चेतन भगत ने तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और उनके वजह से बहुत लोगों ने अपनी पहली किताब पढ़ी है। तो इवन दो जैसे आप बोल रहे हो इंटेलेक्चुअल को, तो ऐसे लोग भी लिखते हैं। अभी क्रिस्टोफर नॉलन अगर आप देखोगे, उनके माइंडसेट में अगर जाके देखोगे, तो जब डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस बनाने के बाद उनको बहुत बड़ा वार्नर ब्रदर ने बोला कि आप ना जस्टिस लीग भी बनाओ, हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जस्टिस लीग, यू डायरेक्टेड। अब क्रिस्टोफर नॉलन अगर उसको डायरेक्ट करते, तो तो क्रिस्टोफर नॉलन अगर उसको डायरेक्ट करते तो बहुत पैसे कमाते, और बहुत ज्यादा पैसे बॉक्स ऑफिस में भी कमाए जाते। मगर ही डिड नॉट डू इट बिकॉज उनको पता था कि अगर मैं ये मूवी बनाता हूँ, मेरे जो लॉयल फैंस हैं, जो लोग मुझसे वो 10 साल फ्रॉम नाउ या 20 साल फ्रॉम नाउ बोलेंगे कि यार क्रिस्टोफर नॉलन ने सिर्फ पैसों के लिए किया, स्टोरी में तो दम नहीं था, कुछ नहीं था, बेकार वो एक ही जॉनर को ये कर रहे हैं। इजी फियरिंग की फैक्ट की उनकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है। तो क्रिस्टोफर नॉलन ने वो चीज किया कि ही डिड नॉट गिव अप। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हार्ड चीज एक ही करूंगा। डार्क नाइट राइजेस बनाने के बाद मैं ये सुपर हीरो का जॉनर और चेक नहीं करूंगा, मैं और टच नहीं करूंगा, मैं अलग मूवीज बनाऊंगा। He went on to make Inception, he went on to make Interstellar, which is a very difficult topic if you think about it. Interstellar के लिए तो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी, right? मगर he did not, हाँ बहुत किताबें पढ़ी। And Interstellar is scientifically बहुत ही accurate movie। अगर आप देखोगे कि इतनी सारी चीजों के बारे में बात हुई है उसमें, and still is so accurate। मतलब उसके डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की होगी, उसके राइटर ने कितनी मेहनत की होगी। करेक्ट। तो क्रिस्टोफर नॉलन अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली, इनफैक्ट नोलन जी की मूवीज में देखने से पहले 2 बार मेडिटेशन जरूर करता हूँ ताकि समझ में तो आ जाए एक बार। बड़ा चैलेंजिंग रहता है, नो डाउट अबाउट दैट। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आपने कुछ देर पहले, ठीक कुछ मिनट पहले आपने दिखाया था, आपका किंडल दिखाया था, एंड यू शोड अ फ्यू नोट्स आउट देयर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आजकल काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है किंडल वर्सेस एक्चुअल बुक, कौन सा हमें इन जनरल यूज करना चाहिए आपके हिसाब से, एंड क्यों? तो मेरे लिए आई हैव बीन अ फैन ऑफ किंडल सिंस मैंने पहला अपना किंडल खरीदा। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा है।
एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे किताबों पे इतना पैसा खर्च करने का मन नहीं था। अब उसका PDF एडिशन जो किंडल पे आपको मिलता है वो काफी सस्ते में मिलता है। अगर एक्चुअल किताब थोड़ा डिफरेंस बताएंगे? जैसे मान लीजिए 500 की किताब है हार्ड कवर, किंडल में आपको शायद 250 की मिल जाएगी। ओ सीधा आधा हाफ। हाँ ऑलमोस्ट होता। एंड प्लस आपको फिजिकल स्पेस पे भी स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, इट बिलोंग्स टू यू, करेक्ट? आपके किंडल पे। प्लस आप वो भी किताब खरीदने जाते हो, अगर आपने क्रॉसवर्ड से नहीं खरीदी, क्रॉसवर्ड से खरीदा है या फिर कोई बड़े बुक स्टोर से खरीदा, तब तो आपको ओरिजिनल किताब मिल रही है, वरना तो आपको पायरेसी वाली मिल रही है, जो फेक पेजेस वाली जो होती है, वो थोड़ी ना ओरिजिनल राइटर को उसका पैसा जाता है, वो ऐसे ही किसी ने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से जो ऑर्डर करता है अमेज़न और से, वो भी फेक होती है, मोस्टली सब फेक होती है, मोस्टली सब फेक, मोस्टली फेक होती है। यस आप तभी तो जाके जब आप देखोगे CST वगैरह या मुंबई में, अगर आप कोई लोकल स्टेशन के पास अगर आप कोई बुक स्टोर खरीदने जाते हो, बुक्स खरीदने जाते हो, 100 रुपीज में मिल जाती है वही बुक। मैं लेता था बहुत वहां से। हाँ बट वही वर्ड्स है, वर्ड्स आर नॉट डिफरेंट, इट्स जस्ट कि आपको एक पायरेसी वाली बुक मिली है, वो ओरिजिनल किताब नहीं है, वो ओरिजिनल राइटर को उसका पैसा भी नहीं जाने वाला, बट किंडल वाला पैसा उसको जाएगा, उसको रॉयल्टी मिलेगी उससे, क्योंकि आपने यू आर डूइंग द राइट थिंग आल्सो बाय टेकिंग किंडल, बिकॉज़ सामने वाले को मिल भी रहा है। मुझे अच्छा भी लगता है कि इट्स जस्ट माय व्यू कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा रॉयल्टी उसको जा रही है। प्लस रात को किताब किंडल पढ़ने में बड़ा आसान होता है, क्योंकि देयर इज अ बैकलाइट फीचर, वो आप अंधेरे में भी आप पढ़ सकते हो उसको, आप उसका क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हो, रीडिंग बिकम्स इजी। अरे मुझे 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 एक बात बताइए, किंडल से बेटर है PDF करना तो मोबाइल पे ना पढ़ लें? मोबाइल पे एक डिस्ट्रैक्शन होता है, और प्लस मोबाइल को आपको पूरा बैकलाइट को ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा, वो वाला लाना पड़ेगा ताकि वो एकदम बुक वाला ये हो। अब किंडल से मेरी आंखें नहीं खराब होती है, किंडल कम्स विद दिस फीचर कि उसमें कुछ और है ही नहीं, वो एकदम पुराना टाइप का LCD स्क्रीन यूज करता है, एंड हार्डली उसमें कोई टेक्नोलॉजी है, तो इट्स जस्ट बुक खोला, बुक पढ़ा, दैट्स इट। तो अब जो अमेजोन के जो CEO थे, ही स्टार्टेड विथ बुक बिजनेस, जेफ बेजोस। करेक्ट, जेफ बेजोस। अमेजोन की थी बुक्स बेच के, एंड ही इज अ एविड रीडर, बहुत पढ़ाई बुक्स पढ़ते हैं एंड ऑल, उनको बहुत पसंद है। दैट इज व्हाई ही वेंट अहेड एंड मेड अ किंडल वाला ये। किंडल से तो वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है बस। अच्छा, ओह दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड किंडल। ओके, बिकॉज ही लव्स बुक, एंड उनको ऐसा था कि एक ऐसी डिवाइस बन सके जिससे और लोग पढ़ सके, और मैंने रियलाइज किया कि ईजियर है, इसमें किताब खरीदना भी ईजी है, एंड इससे पढ़ना भी ईजी है, रात को भी आप आराम से इससे पढ़ सकते हो। एंड बुक्स का कैसे रहता है, अगर बहुत मोटी किताब है आप लेट के नहीं पढ़ सकते उसको, उसका वर्ड्स इधर उधर हो रहा है एंड ऑल दैट, बट इसका कोई झंझट नहीं है, आप बस ये करते जाओ, एक बार पैटर्न बन गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो आई हैव रेड मोर बुक्स ऑन किंडल, सो आई एम अ बिग किंडल फैन, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट किंडल इज फॉर मी फॉर श्योर। वाओ वाओ, गॉट इट। मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि मोटी बुक्स, पतली बुक्स, आपने काफी सारे सजेशंस भी दिए हैं, लेकिन एक आम आदमी को अगर सिलेक्ट करना है कि मेरे को और भी बुक्स पढ़नी है, व्हाट आर द बेस्ट वे, कहाँ से वो रिव्यूज चेक कर सकते हैं जहाँ से उनको एक एक्यूरेटली मिले, बेस्ट वेबसाइट अगर जहाँ से रिव्यूज वो देख सकते हैं बिफोर सिलेक्टिंग देयर बुक्स? तो मैं यूजुअली यूट्यूब करता हूँ, मैं क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है कि यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आप ना, ठीक है, आपको किताब के वेबसाइट वगैरह पे भी क्रॉसवर्ड वगैरह पे, क्रॉसवर्ड है, एक है लाइब्रेरी थिंग करके भी है, जहाँ पे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, क्रॉसवर्ड लाइब्रेरी थिंग मिल जाएंगे आपको रिव्यूज, नो डाउट। बट ऐसा भी होता है कई बार कि वो आप ना उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, जब आपको एक यूट्यूबर बता रहा है या फिर आपको कोई रील में आपको बुक्स के सजेशंस मिल रहे हैं, आई फेल्ट दैट कि वो आपको क्यूरियोसिटी थोड़ा ज्यादा आता है, ये थोड़ा सा बता दे, जैसे ये पॉडकास्ट अगर लोग देखेंगे, यहाँ से बहुत सारी किताबें हैं वो पिक करेंगे, बिकॉज हमने किसी किताब के बारे में बहुत अच्छे से अगर बातें की, तो वो चीज वो पिक करेंगे, और डेफिनेटली कोई ना कोई अपना तो पहला किताब डेफिनेटली पढ़ेगा। तो ये तो वही मेरे में। ओके, तो मुझे एक और चीज बताइए कि हम जब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, एक जो डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन ऑथर्स एंड वेस्टर्न ऑथर्स, तो एक चीज तो आपने बता दी कि मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ऑथर्स कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करे वेस्टर्न ऑथर्स को। इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है यहाँ पे? इसके अलावा जो मैंने बोला था कि सोचते हिंदी में लिखते इंग्लिश में, तो वो लैंग्वेज वाला बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। वो लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है कि हम वो इंग्लिश उस लेवल का लिख ही नहीं सकते। हाँ, हो सकते शशि थरूर जैसे लोग बहुत टॉप नॉच इंग्लिश लिख दे, बट यार वो फिर पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ पाते, समझ भी नहीं पाते।
तो आप एक इमोशन को इतने डिफिकल्ट वे में बता रहे हो कि शायद वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चला गया, तो वैसा भी हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो हमारी इंग्लिश पहली लैंग्वेज है ही नहीं, तो इसीलिए हम वो उसमें लिख रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी। एंड वैसे भी शशि थरूर जी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं लिखते, वो ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश प्रोफेसर्स के लिए लिखते हैं, तो ठीक है। जी जी। अच्छा, आपने बात करी शशि थरूर कह लिया, बट लेट्स कीप हिम असाइड, कुछ तो अच्छे इंडियन ऑथर्स होंगे, तो इफ आई आस्क यू सम टॉप बुक्स जो इंडियन ऑथर्स ने लिखे हैं जो हमारी ऑडियंस को, बिकॉज हमारी कुछ ऑडियंस होगी ना जो स्वदेशी फीलिंग के साथ बोलेगी कि यार हम इंडियन ऑथर्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे अगर रिकमेंडेशन आप देना चाहें। तो एज अ किड मैंने रस्किन बॉन्ड के बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो रस्किन बॉन्ड की किताबें एज अ किड बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो। R.K. नारायण जी का किताब हो सकता है, अरुंधति रॉय जी, फिर उसके बाद सुधा मूर्ति की तो हमने बात कर ली, अमीश हो गए, चेतन भगत अगेन बहुत अच्छी रीड है। अगर इफ यू आर समवन जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, आप एकदम ही नए हो और आपको बुक्स का कोई आइडिया नहीं है, पिक अ चेतन भगत बुक। मैं देख सकता हूँ इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये है कि चेतन भगत वो वैसे ही किताब नहीं लिखते, डिफरेंट, बट इट्स वेरी इजी टू रीड। मैंने भी चेतन भगत, इट्स वेरी इजी टू रीड, या करेक्ट, very easy to read, and you can just start with that, and as you get intellect you move on to a different writer. Why are you feeling bad कि यार चेतन भगत की और किताब नहीं पढ़ रहा, या फिर मैंने स्टार्ट की थी, किसी को बताने में शर्म क्यों आ रही? It's okay, he wrote beautiful books, उनकी इंग्लिश बहुत ईजी है, उन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में लिखी है। अगर आप देखोगे टू स्टेट्स जो उन्होंने बुक भी लिखी है जो काफी अच्छी है, उसके ऊपर मूवी भी काफी अच्छी बनी है, एंड आई वुड अगेन से कि वो जो हिंदी मूवी बनी है वो भी काफी करेक्ट, वो काफी करेक्ट अच्छी है। है। गॉट इट। इवन थ्री इडियट्स भी उनकी काफी अच्छी है। थ्री इडियट्स भी आई गेस चेतन भगत बट की थ्री इडियट्स में उन्होंने चेंजेस किए स्क्रिप्ट में। अच्छा अच्छा, आई डिडंट, मैंने वो किताब पढ़ी है थ्री इडियट्स, इट्स शायद वन नाइट एट कॉल सेंटर करके किताब का नाम है, जो चेतन भगत ने लिखा है। थ्री इडियट्स तो बहुत ज्यादा उन्होंने चेंज कर दिया था राइटर, एंड आई थिंक वो कंट्रोवर्सी भी इसीलिए हुई थी कि चेतन भगत ने बोला था कि ये मेरी किताब है मगर मेरा मेंशन नहीं किया गया टॉप में। और उसके बाद फिर राजू हिरानी एंड जो मैं भूल गया, राजू हिरानी और कौन थे वो जिन्होंने अभी बनाया वो मूवी, हाँ समझ गया, मतलब प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर जो हो गए उसके, विदु विनोद चोपड़ा जी, विदु, विदु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी ने फिर बोला कि इनको पैसे तो पूरे दिए गए और हमने स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस किए। टू बी ऑनेस्ट पूरा स्क्रिप्ट बदल गया। वो मूवी में तीन दोस्तों की कहानी डेफिनेटली है, बट ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है, तो बहुत अलग है फ्रॉम व्हाट थ्री इडियट्स इज एंड व्हाट इज वन नाइट एट कॉल सेंटर। येट ही वांटेड अ क्रेडिट, जिसकी वजह से फिर झगड़ा होने लगा आपस में, एंड देयर वाज अ फाइट, तो उसकी वजह से फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। चेतन भगत ने बोला कि मैं चाहिए ज्यादा फेम, मगर वो चीज फिर डिडंट वर्क विद दिस, तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी जी। तो मुझे एक चीज बताइए कि एक हम अक्सर सुनते हैं कि जो हम हिस्ट्री हमको जो पता है वो पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है, डिस्टॉर्टेड है, एंड ज्यादातर फॉल्स है। डू यू एग्री ऑन दैट? इफ यस, व्हाई? इट इज डिस्टॉर्टेड बिकॉज जब राजा महाराजा लोग थे उस टाइम पे इंटेलेक्ट लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा पैसा देते थे वो लोग, और बोलते थे तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखो। इफ यू रीड अबाउट अकबर, आप देखोगे अकबर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। शॉर्ट हाइटेड, ही वाज वेरी एंग्री पर्सन, कोई ज्यादा पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी। वो तो बाद में बाहर आया है, मगर पहले जो उनके बारे में किताबें लिखी गई है बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई है कि 6 फीट के थे। उनको तो ऋतिक रोशन ने भी प्ले किया है 6 फीट। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं थे, नहीं ऐसे नहीं थे, ऐसे सिक्स पैक विक्स पैक नहीं थे अकबर के। बिल्कुल। यही तो बात है, कोई भी राजा ऐसे नहीं थे, तो अगर ऐसी स्टोरी बनाई जाती है ताकि उनको याद किया जाए और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती है, इसीलिए तो ये हमारे हिस्टोरिकल पॉलिटिशियंस के ऊपर भी कुछ ऐसे लिखे गए हैं क्या? फिर हिस्ट्री वगैरह हम जाते हैं, बिकॉज आई हर्ड दैट a couple of politicians also जो उस टाइम पे थे bureaucrats of the higher positions, उन लोगों ने भी अपने वर्जन्स निकाले हैं, तो is that also true? ट्रू फॉर श्योर। अगर आपने वो मूवी देखी होगी संजू मूवी में, जो पहला राइटर आता है और संजय दत्त को बोलता है कि मैं आपके ऊपर किताब लिख रहा हूँ और मैं ऐसे किताब लिखने वाला हूँ, संजय दत्त को ऐसे भगवान जैसा दिखाऊंगा, और उसमें वो लाइन भी है जिसमें बोलता है कि गाती जी भी जेल गए थे, संजू बाबा भी जेल गए, इन अ वे उसको वो प्लीज करने की कोशिश कर रहा था। तो ये राइटर ऑब्वियसली जो फेमस पर्सनालिटी है वो तो अपनी किताब नहीं लिखेगा, लिखने वाला तो कोई और ही है। कई बार ऐसा होता है कि वो लिखने वाला के नाम तक नहीं मेंशन होता, लिख देते हैं डायरेक्ट ये कि इसने लिखा है।
ताकि ज्यादा बुक सेल। तो इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है चीजों को, बट ठीक है, वट एवर दैट इज, बट वो बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं, बिकॉज बुक विल ऑलवेज बी देयर। यहाँ से 100 साल के बाद भी लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले, बीरबल के बारे में पढ़ने वाले, 10 चीजें उससे ड्रॉ करने वाले। तो इसीलिए अकबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये बोलना कि ये जो लिखा गया है ये अच्छा लिखा जाए मेरे बारे में। इसीलिए बस ये सब चीजें मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पर मैनिपुलेट हुआ है, तो एक मैनिपुलेटेड एंगल मेरे को लगता है ये ब्रिटिशर्स का भी लगता है। ये हमारे देश में आए, एंड देन द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा, जी हाँ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने काफी सारा, आपको पता ही है, मतलब बेसिकली इन्होंने काफी चीजें चला दी एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड वहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी आज भी अगर आप एक नॉर्मल इंसान से बात करते हो, इंडियन से बात करते हो, हु आर नॉट वेल रेड, हु आर नॉट नोइंग, जिनको ज्यादा चीजें नहीं पता, दे फील कि यार ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडिया बनाया है। तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बनाया है या रूइन करके चले गए, और एग्जैक्टली क्या ये वादा था? तो ये जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना इंडिया में डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी स्टार्ट किया उन्होंने। उनको समझ में आ गया था, नहीं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इतने टेक्स्ट है, इंडियंस आर सो इंटेलेक्ट, अगर ये सब वो पढ़ेंगे, एजुकेशन करेंगे, तो ये तो हमारे इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका माइंड फ्री हो जाएगा। सबसे पहले डिक्टेटर कोई भी आता है या फिर कोई भी रूलर आता है, वो यही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन छीन लूं उनसे, इनको दिखाऊं कि नहीं नहीं नहीं, तुमको तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे इन लोग ने बताया कि ट्रेन हमने लाई, भाई तुम ट्रेन नहीं भी लाते तो भी इंडियंस आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें कर लेते, और इंडियंस वर वे अहेड ऑफ ब्रिटिशर्स। वो तो हमको पूरी तरह वो लूट के चले गए। अभी वो क्या हो गया, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर नहीं ब्रिटिशर्स नहीं रहते तो हमारा शायद प्रोग्रेस भी नहीं होता। सब बिल्कुल नहीं है। अभी उनकी प्रोग्रेस देख लो ना, यूके इज गोइंग डाउन, और यूके इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि देयर इज नो पर्सन जो स्मार्ट इनफ है। उनका तो देश तो पूरा लैंडलॉर्ड है ना, उनके पास तो वैसे भी इतना पैसा नहीं था। वो दूसरे देश पे अटैक कर करके जितना पैसा कलेक्ट किया था, आज तक उसी पे सर्वाइव कर। दैट्स ट्रू। तो इंडियंस को समझना पड़ेगा कि हम बहुत इंटेलेक्ट है, और ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि ये कास्ट के हिसाब से इसको थोड़ा ज्यादा दिया, इसको थोड़ा कम दिया। ये सब जब स्टार्ट हुआ ना, फेयर स्किन एंड ये सब चीजें जो स्टार्ट की, उसकी वजह से इंडियंस बहुत पीछे रह गए। आज भी कोई ब्रिटिशर आता है तो हम कैसे उसकी मेहमान नवाजी में लग जाते, तो वो हमारे अंदर से गई नहीं है वो चीज। इवन दो हमने कभी ब्रिटिशर्स को नहीं देखा है हमारे ऊपर राज करते हुए, बट जस्ट बिकॉज हमारे ग्रैंडफादर ने किया है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने किया है, हमारे अंदर वो इतनी ज्यादा इनबिल्ड हो चुकी है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो हो चुका है। तो हम उनको मान लेते हैं कि अच्छा ये तो हमें सुपीरियर है। बट अगर वही चीज अगर आप जाओगे ना उनके देश में, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत छोटी सी जॉब करते हैं वो, और फिर इंडिया में आके उनका क्योंकि करेंसी बहुत अच्छी है तो वो राजा जैसे रहते हैं। मगर ये बहुत हाँ, क्योंकि मैं कनाडा में जब जॉब करता था, आई यूज्ड टू सी कि मेरे से बहुत जो छोटे रैंक वाले जो फिरंगी थे, उनमें वही चीज था कि वो लोग घूमना चाहते थे। तो जो पैसा वो कमाते थे, क्योंकि उनकी फैमिली को उनको देना नहीं है और शादी भी उन्होंने की नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, डायरेक्टली जाके फॉरेन घूमने चले जाते थे, 5 स्टार होटल में रह लेते थे, और लोगों को लगता था वाह ये लोग तो बहुत अमीर होंगे। बट आप अगर देखोगे तो वो बहुत ही छोटे मोटे जॉब करते थे वहाँ पे, इतना भी नहीं, इंडियंस जितना भी नहीं कमाते वहाँ पे वो। इट इज जस्ट इल्यूशन कि यार वो बोरा चमड़ी वाला बोरा चमड़ी, या ओके, दैट्स वेरी डीप एंड एन इंटरेस्टिंग साइन। तो मुझे एक चीज बताइए कल्याण, आपने ना कुछ एग्जाम्पल तो बहुत क्लियरली दे दिए। जैसे वॉरेन बफेट आपने कहा कि वो किताब पढ़ते थे, हमको जैसे हमने शाहरुख और सैफ अली खान की भी बात कर दी। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है, क्या सही में रीडिंग से इंसान स्मार्ट बनता? हमने इमेजिनेटिव देख लिया, काम देख लिया, रिएक्शन उनका सही रहता है, इंटेलिजेंसिया की तो ऑब्वियसली हमने बात कर ली, क्या सही में स्मार्ट होते हैं? एंड कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप दे सको कि ये लोग हैं जिनमें, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम इंडियन तब मानते हैं कि भाई सही में किसी ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो तो फिर हम मानते हैं। तो आर देयर एनी सक्सेसफुल पीपल हु यूज्ड टू रीड, एंड डज इट रियली मेक पीपल स्मार्ट? तो रीडिंग और नॉन रीडिंग की भी बातचीत करें तो नॉन रीडिंग में नेटफ्लिक्स को डालते हैं। तो नेटफ्लिक्स इज व्हाट, डोपामिन का एक शॉट जैसा आपको लगता है। तो अगर आप कोई शो देखना शुरू कर दो, आपको अगर पहले उसके आधे घंटे में कोई डोपामिन शॉट नहीं मिला है, तो आप शायद वो नेटफ्लिक्स का सीरीज भी छोड़ दो। और नेटफ्लिक्स को बहुत क्लियरली ये चीज पता है। तो नेटफ्लिक्स बेसिकली जो मशीन लर्निंग एआई यूज करके उसको पता है कि आप अगर एक वीडियो मूवी देख रहे हो और मूवी को एक सीन आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने उसको स्क्रॉल बैक करके वापस देखा,
तो नेटफ्लिक्स समझ गया कि भाई इसको ये पसंद आ रहा है, तो ऐसे ही चीजें हमको बार बार क्रिएट करना है, अलग अलग तरीके से क्रिएट करना है। अच्छा, उसने वो बम के धमाके की वजह से थोड़ा सा पीछे किया, तो थोड़ा और बम का धमाका दिखाते, थोड़े ऐसे मूवीज बनाते जिसमें बॉम्ब्स हो, जिसमें फाइटिंग हो, एक्शन हो, ठीक है। तो वो नेटफ्लिक्स ने समझ लिया है वो, बट एवरी टाइम दे आर गिविंग अस दैट ड्रग, हम कहीं ना कहीं अपने आप को इनकैपेबल बना रहे, इनकैपेबल ऑफ गेटिंग बेटर थिंग्स इन लाइफ, हम अपने आप को वहां रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बुक्स ऑन दी अदर हैंड स्लोली बिल्ड करता है अपने आप को, एंड ये आपको डिसिप्लिन में भी बहुत हेल्प करता है। सो इन अ वे आप डोपामिन शॉट्स वर्सेस नॉन डोपामिन शॉट्स की तरफ जा रहे हो, और जितने आपको शॉट्स मिलेंगे, मतलब जितना आपको इतना आपको डोपामिन शॉट देगा नेटफ्लिक्स कि उसके बाद आपके लिए छोटी मोटी चीजों को एंजॉय करने का हट जाएगा, मतलब मन ही हट जाएगा। आप शायद एक बहुत खूबसूरत फूल को भी देख के ना, उसको देख के थोड़े टाइम में हट जाओगे, आप शायद देखोगे भी नहीं, रिजेक्ट कर देगा आपकी आंखें उसको। वाई? बिकॉज योर माइंड हैज गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, इवन दो आपने कभी उसको रियल में विटनेस नहीं किया। रियल में विटनेस करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप जस्ट एक स्क्रीन के सामने बैठे बैठे विटनेस कर रहे हो, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद आप अपनी छोटी मोटी जो लाइफ है ना, लाइफ में जो छोटी मोटी खुशियों वाला पॉइंट है, उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे फुलेस्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द डोपामिन इफेक्ट। एंड यही चीज ड्रग में भी होता है। जो ड्रग यूजर होता है उसको फिर और हेवी ड्रग्स की जरूरत होती है, और वो नेटफ्लिक्स के साथ भी हो जाता है। देन यू नीड मोर एंड मोर जो विजुअली इंट्रिगिंग मूवीज है, वैसे वाले आपको पसंद आने लगते हैं। तो फिर आप रियल लाइफ में तो नहीं हो ना। आप 2 घंटा नेटफ्लिक्स देख लोगे, उसके बाद क्या? तो रियल लाइफ में वापस आना है। आपको फिर लाइफ बोरिंग लगने लग जाएगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे पूरे टाइम इधर बैठना है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये करूँ, वॉक में मजा नहीं आ रहा। तो ये चीजें आपके साथ होती है, बट बुक्स डज नॉट डू दैट टू यू। बुक्स विल टीच यू कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, काम एंड कंपोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको थोड़ा थोड़ा वो डोपामिन किक मिलता है, बट बहुत कम, एंड यू रियलाइज दैट। और वो किताब पढ़ने के बाद जो हैप्पी फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी होती है कि किताब खत्म हो गई और मैंने इससे ये सीखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो हो जाता है। और जहां आपने बोला कि स्मार्टर सक्सेसफुल पीपल की बात करते हैं, तो वॉरेन बफेट जो हो गए, साथ ही साथ ओबामा जी हो गए, उनकी वाइफ हो गई मिशेल ओबामा, जेफ बेजोस हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, ओपरा विनफ्री हो गई, ओपरा विनफ्री हो गई। अब ओपरा विनफ्री के लाइफ को भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक बहुत गरीब खानदान से आई है, एंड आई बिलीव कि वो किताबें बहुत पढ़ती थी, एंड वो एक किसी तो फैशन शो या वगैरह में खड़ी थी, जहाँ पे उनको माइक मिला कुछ बोलने के लिए, एंड उन्होंने इससे पहले ज्यादा कुछ बोला नहीं था। द मिनट शी होल्डेड द माइक, उन्होंने कुछ लाइन्स बोले, उनका ब्रेन उसके बाद बोलता वाओ ये क्या बोल दिया, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग। शी रियलाइज्ड कि वाओ दिस इज समथिंग न्यू, ये तो मुझे नहीं पता था। क्योंकि उन्होंने इतने किताबें पढ़ी अपने टाइम पे, वो चीजें डेवलप हो गई, उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था शोकेस करने का। वो होने के बाद उन्होंने अपनी चैनल खोली, शो स्टार्ट किया, शो के बाद उनका खुद का नेटवर्क टीवी स्टार्ट हुआ। शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। richest black women right now also. Yeah, correct. That all happened because वो किताबें पढ़ती थी, and somewhere that has helped her. And वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी उनको कहीं भी पढ़ोगे भी, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा बुक्स को क्रेडिट देती है। एंड अगर आप मिस्टर अमिताभ बच्चन को भी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। plenty of examples. तो मतलब भाई किताबों पढ़ने से सक्सेस तो मिलती है, और ये हमारे पास काफी सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। मेरे को ना थोड़ा सा इसके पीछे वापस जाना था, नेटफ्लिक्स वर्सेस जो आप रीडिंग बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब एज्यूम करते हैं हमारा एक व्यूअर है, क्योंकि मैं व्यूअर के कंटेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, ऑडियंस से। अभी तक तो बिफोर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो उसको तो आदत लगी थी कि भैया नेटफ्लिक्स पे उसको सीरीज निपटाना है। वो एक मॉन्स्टर वाली कोई मूवी देखता था, उसके बाद इंस्टेंट रिकमेंडेशन जुरासिक पार्क का आ जाता है, फिर अगला रिकमेंडेशन शार्क का आ जाता है, जॉस का आ जाता है, ये चल रहा है। नाउ अगर वो बंदा आज के दिन डिसाइड करता है कि इट्स हाई टाइम, मेरे को ये डोपामाइन वाली चीज के चक्कर में सही में आई हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग, जो आपने कहा लाइफ के छोटी छोटी खुशियों को हम फील नहीं कर पा रहे, आज वो अगर एक स्विच करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स बुक, पहला सवाल इसमें, क्या अगेन his brain will slowly turn towards the normalization, जहां पर he'll start enjoying the
various spheres of life. Second, how much time do you think would it take for somebody who was hardcore into these OTTs and Netflix and Prime and all? कितना समय लगेगा उसको वापस नॉर्मल करने में उसके ब्रेन को बुक रीडिंग तो बेसिकली इस पॉडकास्ट में भी हम उसको ये नहीं बोल रहे कि तुम मूवीज मत देखो या तुम शोज मत देखो, बट हैव अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. सो स्टार्ट विथ अ 20 पेज वाला थिंग या 10 पेज वाला थिंग, कि मैं रोज हर 10 पेज पढ़ूंगा, नो मैटर व्हाट, 10 पेज पढ़ूंगा सोने से पहले. ये स्टार्ट करना चाहिए. या फिर आप एक और चीज जो मैं करता हूँ वो ये है कि सुबह 20 मिनट पढ़ना है और रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ना है, और एग्जैक्ट 8:30 AM को मुझे 20 पेजेस पढ़ना स्टार्ट करना है. तो मैं 20 पेज पढ़ूंगा या 20 मिनट वहां से पढ़ूंगा. तो 8:30 AM और 8:30 PM ये 2 टाइम को मैं पढ़ूंगा. अगर आप ये डिसिप्लिन ले आते हो तो फिर उसके बाद इट बिकम्स हैबिट ओवर द टाइम. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है. एंड देन आपको फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि यार 8:30 हो गया, मुझे पढ़ना पड़ेगा. तो ये आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर दिया हो इनटू बिलीविंग कि 8:30 मतलब चाहे वो AM हो या PM हो, बुक पढ़ना है. तो ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी. एंड उसके बाद ही आपका ये होता है, स्लोली आपका ब्रेन भी बाहर आ जाता है, इससे आ जाएगा, मतलब उस माया जाल से धीरे 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 करके निकल जाएगा. गॉट इट. बिल्कुल. अच्छा कल्याण, मुझे एक चीज बताइए, इसी से फिर मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है. मैं देख रहा था US इंडिया के स्टार्ट्स देख रहा था, आजकल लोग वैसे ज्यादा किताबें पढ़ते ही नहीं है. दे आर नो लॉन्गर हैविंग एन हैबिट. व्हाई इज इट सो? व्हाई डोंट पीपल रीड बुक्स एनीमोर? बहुत कम पढ़ते. जी, तो ये रीडिंग का भी ऐसा हो गया कि अगर आप देखोगे तो पहले जो कितने अच्छे ऑथर्स हुआ करते थे, अब ऑथर्स भी बहुत कम हो गए. अब ऑथर्स भी रियलाइज किए कि बुक्स अब सेल नहीं होती, तो सेल नहीं होती तो हम क्यों ना मूवीज बनाए. हम मूवीज में जाते हैं या नेटफ्लिक्स के लिए ये करते हैं. हम नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया या इतने OTT प्लेटफॉर्म हो गए, उनको भी तो शोज चाहिए. तो ये क्रिएटिव इंसान कहीं ना कहीं उधर चला जाता है, क्योंकि इट्स मोर इजियर और मोर मनी देन बुक्स. जहाँ बुक्स लिख के उसके बाद उसकी रॉयल्टी में ये करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोग पढ़ नहीं रहे. एंड एक विशियस साइकिल बन गया, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे तो लोग लिख भी नहीं रहे. तो ये चीजें हो गई, इसलिए पुराने ही किताबें लोग पढ़े जा रहे हैं जो उन्होंने लिख दी थी, वही है जो चले आ रहे हैं, उसी को खरीदे आ रहे हैं लोग. बट नए राइटर्स के बारे में बात नहीं हो रही. एंड इसमें शायद हमारे नेशन को थोड़ा सा पुश करना चाहिए, अच्छे राइटर्स का इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, या कुछ ना कुछ ये करना चाहिए. स्कूल कॉलेजेस में स्टार्ट करना चाहिए ऐसी कोई उस तरीके से, या फिर इसको स्कॉलरशिप देना चाहिए बच्चों को, कि अगर किसी ने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद हम आपको इस कॉलेज में ये एडमिट करते. थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, बट अगर ऐसी थोड़ी सी इनिशिएटिव्स ली जाए ना तो बहुत इजी होगा किसी के लिए भी किताब लिखना, फिर उसकी हैबिट बनेगी. अभी बहुत लोग फेयर करते हैं कि ये किताब लिखना कितना डिफिकल्ट है. इट इज डिफिकल्ट, नो डाउट, मगर बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग अच्छी किताबें लिखी नहीं जा रही है. तो ऐसे केस में लेट्स से इफ समबडी हेट्स रीडिंग, व्हाट वुड बी द बेस्ट बुक टू गिव दैट पर्सन जो बहुत हेट ही करता है रीडिंग? तो हेट अगर वो करता है तो समथिंग आई वुड से कि एक बहुत अच्छी किताब है अ रिवर इन डार्कनेस करके. ये किताब मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करता हूँ. रिवर इन डार्कनेस इज ऑल अबाउट अ मैन जो नॉर्थ कोरिया से एस्केप करते हुए साउथ कोरिया जाता है. ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है. ठीक है, बिल्कुल. वो वहां से कैसे एस्केप करता है, ये बहुत अच्छी कहानी है. सो दिस द नेम इज मासाजी इशिवाका. ये लिखा है उन्होंने, मतलब ये राइटर है प्लस उन्हीं की लाइफ की कहानी है कि किस तरीके से वो नॉर्थ कोरिया में पहुंचते हैं. पहले वो जापान से ही नॉर्थ कोरिया जाते हैं, क्योंकि एक माइग्रेशन होता है उनका. एंड उनको जापान में प्रॉमिस की जाती है. जापान की हालत काफी 1980s में खराब थी. अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब गिर गया तो जापान ने क्विट कर दिया एक तरीके से. एंड वहां से जापान की हालत बहुत खराब हो गई. बट वहां से जो वो लोगों को, काफी लोगों को प्रॉमिस किया गया कि नॉर्थ कोरिया में तुमको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी. बट इंस्टेड नॉर्थ कोरिया ऑल वांटेड कि उनको वर्कर्स मिले. तो वो क्या किए, लोगों को लेके आ गए. और जब लोग पहुंचे वहां पे रियलाइज किए कि यहाँ तो कोई अच्छी लाइफ है ही नहीं, यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप चल रहा है, राजा लोग का चल रहा है, एंड जो जैसा है उसको आगे बढ़ने नहीं दे. ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे कास्टिज्म है, बहुत सारी चीजें. अगर मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब ही हूँ, मैं चाहे जितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना अच्छा भी मैं पढ़ लूँ. उनके पापा
आए हुए थे, और उसके बाद वो स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे थे, बट स्टिल उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि देयर इज अ हायरार्की वाला थे। तो एक कैपिंग लग जा रही थी, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। वो जितने भी स्मार्ट थे उनको कभी अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, छोटे मोटे जॉब मिलते थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे अंदर से। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, एंड बहुत ब्यूटीफुल बुक है ये, और उनके स्ट्रगल के बारे में। एंड कोई भी इसको पढ़ेगा ना, उसको समझ में आएगा कि एज ए यंग पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंट, या फिर उसके पास कहीं ना कहीं वो फंस गया है अपनी लाइफ में, तो वो ऐसे सिचुएशन में कैसे निकले। क्योंकि आजकल 20s में आप देखोगे बहुत लोग 9 to 5 जॉब में फंस गए, बहुत लोग अपने ही तरीके से कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैसे वो उधर से वो निकले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग हार्ड, डेयरिंग टू ड्रीम बिग, एबिलिटी टू टेक रिस्क, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेजिंग द ड्रीम्स, ये सब आपको वो किताब सिखाती है। पतली किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, मगर एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अब आपको जानना है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या वो वहां से निकल पाया, या फिर उसको वो चीज मिली या नहीं मिली। यू रियली फील बैड कि भाई इतना कैपेबल इंसान है बट इसको कोई आगे का पोजीशन ही नहीं दे रहा, यू फील बैड। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली। तो कल्याण, अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था क्यों बहुत सारे ऑथर्स आजकल लिख नहीं रहे, न्यू बुक्स आ नहीं रही है। मेरा उसी से एक रिलेटेड सवाल है कि लेट्स से आज अगर कोई किताब लिखने जाता, व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच वन कैन मेक मनी, पैसे कैसे बनाया जा सकता है किताबों के थ्रू, पढ़ के कैसे बनाया जा सकता है, लेट्स से। ओके, सो पढ़ के तो मैं इसका इंटरनेट आंसर यही होगा कि यार जो वेबसाइट वगैरह बोलती है कि पैसे आप कमा सकते हो पढ़ के एंड ऑल दैट। अब अच्छा, लिख के कैसे कमा सकते हैं, चलिए लिख के कैसे कमा सकते हो, चलिए पहला वाला कैसे एक ऑथर कैसे कमाता है। मान लीजिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पर भी मैं आऊंगा, आप शायद अपनी किताब लिख रहे हो, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही, बट एक व्यक्ति जैसे मान लो आज मैं किताब लिखता हूँ, मैं कैसे कैसे उस किताब से कमा सकता हूँ आपके हिसाब से। सो पहले तो हो जाता है किताब लिखने के पॉइंट, अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो तो किताबों में भी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ब्रांड के बारे में बहुत हाईली अपनी किताब में लिख रहा हूँ, एंड बहुत सटल प्रमोशन है, ठीक है। तो उसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल नाइकी के शूज के बारे में लिख दिया। मैं एक रनर हूँ और मैंने अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, और मैंने फिर नाइकी शूज के बारे में सटल प्रमोशन कर दी। दैट इज हाउ वन टाइम मुझे एक नाइकी का पेमेंट आएगा, या जो भी है वो, अगर डील स्टक हो गई तो वेल एंड गुड। देन सेकेंडली ऑफ कोर्स रॉयल्टी के थ्रू होता है, जहाँ पे आप पब्लिशर को अपनी बुक देते हो और बोलते हो कि अगर इस बुक का कितना भी सेल होता है तो 30% आपका, 70% मेरा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर वो एक बहुत फेमस राइटर है तो ये परसेंटेज उसके लिए हाई होगा, पब्लिशर के लिए कम हाई होगा, मतलब कम होगा। बट न्यू राइटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है टू स्ट्राइक अ वेल बैलेंस्ड डील। तो उस तरीके से रॉयल्टी के थ्रू आता है कमाई। फिर किंडल के थ्रू बहुत ज्यादा सेल होती है। तो वही सब है, यही तरीका है, मेन तरीका है। और अडैप्ट हो जाए मूवी होगा ओटीटी। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि अडैप्ट हो गई तो फिर उससे भी एक अच्छी कमाई आती है। वाह, मतलब तरीके हैं, कुछ कुछ तरीके हैं। जस्ट बिकॉज मेरे को पता चला है कि आप भी किताब लिख रहे हैं या लिख ली है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक। तो बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग इज, सबसे पहले तो बिलीफ कि मैं लिख सकता हूँ और मुझे लिखना है, और लिखने का इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो किस लिए लिख रहा हूँ। सिर्फ अगर पैसों के लिए लिख रहा हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बुक से इंस्टेंटली पैसे नहीं कमाए जा सकते। बट इफ यू आर राइटिंग टू गेट बेटर, या फिर आप लिख रहे हो क्योंकि आपको एक स्टोरी बतानी है एक बहुत अच्छे तरीके से, देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। एंड आई थिंक मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स सोच लेता हूँ कि भाई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्रोथ हैक्स फॉर इंस्टाग्राम, ये किताब का नाम, ठीक है। अब उस किताब के नाम पे मैंने 15 चैप्टर्स रख दिए। एक चैप्टर लिख दिया कि हाउ यू शुड हैव अ बायो, ठीक है, हाउ यू शुड मेक अ होम, या फिर ऑडियो के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द गैजेट्स दैट यू रिक्वायर। ये सब एक टॉपिक्स बन गए। तो ऐसे करके अगर मेरे पास 10-15 टॉपिक्स हो जाते, एंड देन आई फील कि अच्छा ये टॉपिक्स गुड एनफ है, ब्रांड डील्स कैसे पाना है इंस्टाग्राम के थ्रू, ये सब अगर मैंने लिख दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा ये दिस इज पॉसिबल टू गो अहेड, तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद एक बार चैप्टर्स लिखने के बाद एक इंडिविजुअल चैप्टर्स को लेके फिर उसके ऊपर आप 50, 100, 200 वर्ड्स ऐसे कुछ भी लिख सकते हो।
एंड देन यू कैन गो अहेड, आप उसको जैसा भी सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, तो दैट इज पॉसिबल। गॉट इट। सो कल्याण, कॉन्वर्सेशन बहुत तगड़ा चल रहा है, बताया लास्ट 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल जो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अराउंड द लिस्ट जो मैं आपसे लूँगा कि कौन सी किताबें का एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको पूछता हूँ, एक जो मेजर इशू आता है बहुत सारे लोगों के साथ, वो ये होता है कि कुछ ये किताबों में ना पिक्चर्स नहीं होती है, और उसके चक्कर में मन नहीं करता पढ़ने का, फिर थोड़ा उनको ड्राइंग बनी रहे तो मजा आता है। तो हाउ टू कोप अप विद दैट? अगर हमारे इसमें पिक्चर्स नहीं है, हाउ कैन वी कोप अप विद दैट? सो बेसिकली पिक्चर वाली किताब अगर कोई पढ़ रहा है तो फिर आई गेस वो किंडरगार्टन में है या तो उसको ग्रोथ रियली में पढ़ना नहीं है। तो ये मतलब अगर किताब एक ऐसी चीज है जहाँ पे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेशन को बताया जा रहा है, एंड वर्ड शुड बी योर फ्रेंड। सो अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो, आपका ब्रेन रेजिस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज कहीं तो आपने कोई इसीलिए बोल दिया या पॉडकास्ट में सुन लिया आपने, और अब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो मगर आपका मन नहीं कर रहा। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को कन्विंस करना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और मुझे आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर आप ये चीज़ें अपने आप को दिमाग में डालते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्लस एक ऐसी किताब अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई किताब आपको रोक रही है पढ़ने से, तो वो किताब छोड़ दो, दूसरी किताब उठाओ। ऐसी किताब उठाओ जिससे आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर नहीं मजा आ रहा है तो देन दैट बुक विल बी द लास्ट बुक दैट यू आर एवर रीडिंग। डोंट बी इन दो दैट थिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो बुक को नीचे रखो, आप कोई और बुक पढ़ो। जस्ट बिकॉज सबने बोल दिया बेस्ट सेलर है डजंट मीन कि आपके लिए वो वर्क अराउंड करेगी। सो पिक अनदर बुक। दैट इज वाई आई प्रेफर किंडल, बिकॉज किंडल आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए देता है किताब, कुछ पेजेस, उसके बाद आपको खरीदने के लिए बोलता है। तो जितना आप पढ़ा उसमें आपको, हाँ, तो जितना आप पढ़ते हो उसमें आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग दैट ये, या फिर आप चुपचाप क्रॉसवर्ड चले जाओ, कोई आपको नहीं बोल रहा कि किताब को आप पढ़ नहीं सकते, उधर थोड़ा देर बैठ के 10-15 पेज पढ़ लो, अगर अच्छा लगता है तो खरीद लो, नहीं लगता है तो मत खरीदो। बट ऑलवेज बी इन दिस जोन की अगर आप कहीं सुपर जैसे मॉल वगैरह जा रहे हो, तो अगर आप अकेले हो या अपने फ्रेंड के साथ भी हो और आपको टाइम पास ही करना है, तो बुक स्टोर चले जाओ और वहां पे कोई भी बुक उठा के एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो। इफ यू जस्ट बिल्ड दैट हैबिट ना, तो फिर आप ये टाइम पास वाला पार्ट तो हम लोगों ने 2-3 बार कर लिया है वैसे, मॉल्स में जा जाके और ऐसे भी, बट दिस इज अमेजिंग। सो नाउ आई हैव लास्ट 1 क्वेश्चन, बट इसके 2 पार्ट है। आई एम गिविंग यू फ्रीडम, आपको जितने बताने हैं, 2, 3, 4, 5। पहला, टॉप बुक्स टू रीड बिफोर डाइंग, एंड दूसरा इसी से एसोसिएटेड, बेस्ट बुक्स टू रीड इन 2024। ठीक है, तो बिफोर डाइंग का लिस्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे लेट मी सी, बिल्कुल। तो अब ये बताएंगे कल्याण, बिफोर वी डाई हमको कौन से बुक पढ़नी चाहिए? नहीं, बिफोर वी डाई वाला बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फ्री वाला बताता हूँ कि आप अगर 20 साल के हो, अंडर 20 हो, तो आपको, हाँ, पहले एज ग्रुप के हिसाब से बता दीजिए चलिए कि अगर एक 20 साल, 20 से 30, 30 से 40, वो वाला बता दीजिए। तो अंडर 20 में आई हैव अ बुक कॉल्ड टू किल अ मॉकिंग बर्ड, बहुत अच्छी किताब है। ये हो गया। और एक है 1000 स्प्लेंडिड सन्स करके, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये अंडर 20 में पढ़ने के लिए है, बहुत अच्छा, आपको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है, आप सीखते बहुत कुछ हो। 20 to 30 में मैं आपको कहूंगा, इवन दो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस बुक, द 48 लॉज ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर। 20-30 बहुत नाइव होते हो, आपको दुनिया पूरी चितर पितर कर देगी अगर आप ऐसी किताबें पढ़ के समझते नहीं हो, तब आपके अच्छा नहीं होता। बॉसेस आपसे क्या चाहते हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो 48 लॉज ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। करेज टू बी डिसलाइक्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20s इज द ईयर जहाँ पे 20s इज द एज जहाँ पे हम बेसिकली कोशिश करते हैं हमको सब लाइक करें। वाई? इस स्टिग्मा से निकलने के लिए ऐसी किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है जो आपको बताती है कि यू आर कॉमन एंड इट्स ओके, कि अगर आपको कोई लाइक नहीं करता तो नहीं करता, इट्स ओके। करेक्ट। तो करेज टू बी डिसलाइक्ड इज अमेजिंग बुक टू रीड। Then at the same time, how to win friends and influence people is also very important। इसी 20s से 30s के टाइम पे ये वाली किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अब 20s to 40s की बात करते हैं। अब जो भी आपने सीखा था वो सब चीजें तो हो गई, अब थोड़ा छोड़ना, त्याग व्याग की बात करते हैं थोड़ा। 30s to 40s, Monk Who Sold His Ferrari, ठीक है, बाय रॉबिन शर्मा, बहुत अच्छी किताब। ठीक है, 0 to 1 बाय पीटर थियल का बुक है ये, 0 to 1 बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट। 30s and 40s इज ऑल अबाउट दैट कि थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दो, बॉडी को डाल दो, सोल को डाल दो,
ये सब के ऊपर है। 40 अबव के ऊपर एक किताब है द लास्ट लीफ, अच्छी किताब, लीफ पत्ता, ये है 40 के अबव के वाला। और एक फन रीड है शर्लॉक होम्स, अबाउट अ पर्सन, उसकी किताबें भी बहुत अच्छी है। वहीं से तो फिर उसके बाद शोज वगैरह HBO ने पिक करके वो शो बना है, बट आई वुड डेफिनेटली से कि शर्लॉक होम्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक टू रीड। 40s में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। गॉट इट। अब अगर बाइफरकेट बाकियों में भी करें, बेस्ट बुक्स एंड बिफोर डाइंग। बिफोर डाइंग में अब आपको थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी बताता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनैलिटी बिल्ड ना ऑटोबायोग्राफीज की वजह से होती है। आपको पता है कि एक इंसान है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में मेरी तरह, एंड उसने ये सब चीजें अचीव की है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड एक बहुत अच्छी किताब, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी किताब है अनफिनिश्ड, एंड एवरी यंग वुमेन शुड आल्सो रीड दिस, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। करेक्ट, एंड वी कैन डिनाई दैट फॉर श्योर। शी इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, एंड इवन दो बॉलीवुड के साथ रेजिस्ट हुआ, एंड उसके बाद भी वो वहां जाके भी she is doing really amazing work for herself. Correct. Priyanka Chopra's Unfinished is important for, I would say, anybody can read, but young women should definitely read about this. There is a book called Shoe Dog. Shoe Dog is about a Nike का जो CEO है, उन्होंने कैसे Nike को बनाया। बहुत अच्छी किताब है। We have already discussed about Can't Hurt Me. ये तो है। Wings of Fire, of course, वो मेरी favorite रहेगी। मिशेल ओबामा की बिकमिंग करके एक बुक है, बहुत अच्छी राइटर भी है वो, और बहुत अच्छा वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग इमोशंस है, तो बिकमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक किताब जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है, वो अगर आप फ्रेंड्स देखे हो तो उसमें चैंडलर की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है यहाँ पे, बट उनकी एक किताब है फ्रेंड्स, लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग। द बिग टेरिबल थिंग हियर इज द ड्रग एडिक्शन दैट ही हैज गॉन थ्रू ऑल हिज लाइफ। ठीक है। तो मैं समझने की कोशिश करने लगा कि अब इस बंदे के पास सब कुछ है, मतलब अभी भी वार्नर ब्रदर, मतलब इनके डेथ के पहले अभी भी उनको $1 मिलियन ऑलमोस्ट हर महीने के आसपास देता था, बिकॉज फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पे भी चलता है, प्राइम पे भी चलता है, तो उनको जो रॉयल्टी मिलती है इतना मिलता है, इतना पैसा है उनके पास। येट ही डाइड सो यंग, एंड इवन दो नहीं बताया गया, बट ड्रग एडिक्शन की वजह से ही उनका डेथ हुआ। बट ऐसा क्यों हुआ, क्यों दैट पर्सन वेंट अहेड एंड क्यों वो ड्रग एडिक्ट हो गया? तो वो किताब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। वो क्योंकि ना एज अ यंग किड ही हैड लॉट ऑफ इश्यूज, फादर इश्यूज थे उनको, मदर इश्यूज थे, इट वाज बिल्ड वेरी डिफरेंटली। तो वो उस तरीके से उससे एस्केप करने के लिए ना ड्रग का सहारा लेने, पहले तो वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे। ठीक है, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे। तो अल्कोहलिक थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्कोहल करते 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 उससे ऊपर वाला नशा क्या, ड्रग एडिक्ट। वो ड्रग एडिक्शन में भी घुस गए, बट बहुत ज्यादा वो अल्कोहलिज्म में थे। तो वो एक तरीके से रियलिटी को एस्केप करना चाहते थे, जो बहुत लोग आजकल करना चाहते हैं। वो उनके पास हर एक जरिया था, तो वो वही करते थे, एंड दैट इज हाउ ही मेस्ड अप हिज एंटायर लाइफ, एंड ही इज वेरी ओपन अबाउट इट। इज अ वेरी अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। इफ यू रीड द बुक यू विल नो कि गलतियां कर रहे हैं ना, तो वही बता रहे, इज नॉट ट्राइंग टू हाइड इट। ठीक है, दैट इज व्हाई फ्रेंड्स भी चैंडलर को लोग इतना पसंद करते थे, बिकॉज ही हैज सच प्योर इमोशंस। तो इवन दो आप अगर देखोगे तो चैंडलर इज नॉट द बेस्ट एक्टर उसमें, और शायद उनको इतनी अच्छे लाइन्स भी नहीं मिला जितना अच्छा डेविड स्विमर को मिला, जो ये है। ठीक है जी। तो मगर स्टिल एवरीबडी लव्स हिम बिकॉज वो बहुत इनोसेंट है, और उनका द वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी डिफरेंट। एंड वही चीज उनकी किताब में भी देखा कि इनोसेंस झलकता है उनका, एंड यू फील बैड फॉर द ह्यूमन, बिकॉज इवन दो ही नोज वो मिस्टेक कर रहे हैं, वो फिर भी उन्होंने वही अल्कोहल उठा लेते, वही पी लेते। सो व्हाट गोज इनसाइड हिज हेड इज ऑल अबाउट दैट बुक, एंड बहुत ब्यूटीफुल किताब है, एंड पीपल शुड रीड। अगर आप फ्रेंड्स के फैन हो तो एक बार डेफिनेटली पढ़ना चाहिए कि कैसे बाकी लोग तो आगे निकल गए, बट ही स्टिल रिमेन्ड देयर, एंड ही वाज नेवर एबल टू कोप अप। ही नेवर मैरिड एनीवन, and he definitely had girlfriends, but he had that issue, and वो issue वो solve ही नहीं कर पाया। ऐसा भी होता है लोगों के साथ, so money is not everything for sure. Yes. Wow. Obviously, $1 million every month in royalties, and still ये वाला scene हो रहा है, तो that's a very big thing. And now, Kalyan,
should I consider this also as a list for the best books to read in 2024? Yes, for sure. यही है. Perfect. तो कल्याण, मजा बहुत आया मेरे को इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन पे. कमेंट्स में ना मैं लोगों को बताना मैं चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि वैसे कोई ना कोई आके एक लिस्ट तो बना ही देता है कि ये बुक्स भूली गई है, तो वैसे भी बननी है. तो लेट मी गिव दिस टास्क टू ऑल द पीपल. जितने लोगों, एक ने बना दी तो जरूरी नहीं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कल्याण ने दर बहुत सारी बुक्स राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बताइए. काफी सारी चीजें हमने समझी बुक्स की दुनिया के बारे में, कुछ मिस्टीरियस चीजें समझी ऑथर्स के बारे में, क्यों पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीजें समझी. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग कल्याण. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल. एंड आई होप आपको भी मजा आया होगा ये सारा ज्ञान शेयर करते हुए. बहुत मजा. It was a very interesting conversation. एकदम proper flow में हो रहा था, and we really enjoyed it. बिल्कुल. एंड आई लव दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन. इनफैक्ट मेरे दो जो सबसे बड़े टेक अवे हैं कि मेरी OTT की आदत थोड़ी सी मेरे को वापस कम करनी है, तो बुक्स कुड बी अगेन a good way. And you again reminded me to read 2 good books which are there in my library. पहला तो Wings of Fire है, मैं भूल ही गया था कि कितनी प्यारी किताब है. और दूसरी तो यार Tuesdays with Morrie. I mean मेरे हिसाब से तो हर साल एक बार तो पढ़नी चाहिए, वो ऐसी किताब है. So that is, so thank you so much for beautiful recommendation and all these things about कल्याण. दोस्तों वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर करना. Thank you so much कल्याण. Thank you so much. Thank you.